हेलो एवरीवन आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीनोमिक के फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्जाम। और धीरे धीरे एग्जाम जब होते जा रहे हैं तो आपको एहसास होता जा रहा होगा कि भाई जो कह रहा है वो सही कह रहा है। भाई उतना ही ज़रूरी है हर एग्जाम के लिए जितना कि जीने के लिए सांसें। मेरी मेहनत है और मैं मेरी कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मेहनत है वास्तव में। और ये मेहनत आप लोगों के लिए है। इसका पर्पज़ एक ही है कि आप लोगों का थोड़ा सा सुकून मिले आपको ज़िंदगी में। आप लोगों को ज़िंदगी में कुछ अच्छा मिले सुनने को। निराशा से दूर हटिए, पॉजिटिविटी रहिए। लाइफ में बहुत कुछ खा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जब तक भाई आपके साथ है कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। मैं सबको एक बार में नाम ले लेता हूँ जिनके मैं नाम ले सकता हूँ। सीमा, अंजलि, रवीना, स्वप्निल, हेमंत, रॉय बॉय, प्रतीक, पुरुषोत्तम, कुलदीप, गुड़िया, एंजल एस, चाम, मेडिकोस, योगिता, सीमा, मनन, दिव्या, उमेश, पूनम, एम्स, पूजा, आतिश, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। आज की क्लास पूर्ण रूप से नोट सेट के लिए है। स्वच्छ एवं शुद्ध तरीके से नोट सेट के लिए है। नॉट सेट के लिए है तो मैं आज दो चीज़ें बताऊंगा जैसे कि आपके सामने लिख रहा है स्पेशल एमसीक्यू जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है। एक तो हम विल डिस्कस अबाउट एमसीक्यू एंड सेकंड थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट की पॉइंट्स। तो दोनों के बारे में बात होगी तो आपको दोनों चीज़ समझ लेनी चाहिए। एमसीक्यू और की पॉइंट दोनों का समावेश है। तो क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, हमेशा से अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, राम राम भाई ने आपके नाम के सिनोनिम्स आए थे। डीएस में प्रसून, पंकज, जलज, नीरज, कमल। देख मुझे भी याद है, देखा तो रमेश हल्के मतलब भाई को। भाई की हिंदी एकदम बढ़िया। राधे राधे, सत श्री अकाल। तो फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं जिनका डीएसएसबी से मोह भंग हुआ या नहीं हुआ। दे आर मेनली फोकस ऑन द नॉट सेट। और मैं उन लोगों के लिए हूँ। तो डेली क्लास लगी, डेली का कुछ नहीं होता मेरे पास, डेली नहीं आता मैं। चूरन वाला थोड़ी मैं डेली बेचने आऊँगा। मास्टर हूँ, कभी कभी आता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें। तो आज ही क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। समय का अभाव थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपकी जतिन टेलर आपकी कृपा से डीएससी में हो गया, ईएसआईसी में हो गया। गॉड ब्लेस यू बच्चे, शॉर्ट लिस्ट होने के लिए गॉड ब्लेस यू। सिलेक्शन अभी बाकी है। थैंक यू सो मच सर। डीएसएसबी का पैटर्न वैसा ही था जैसे आपने कहा था सीमा। तो आपसे कहा था मैंने ये बात आपको बोली थी, याद है मैंने बोली थी। मैंने आपसे कहा था कि डीएसएसबी में चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरी गारंटी है। मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो और मैंने ऐसे करके बोला था कि पैटर्न सेट रहेगा 100%। मेरा चैलेंज है, मेरा वापस चैलेंज है, जितने डीएसबी हुए सब में हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न सेम था जो भाई ने करवाया था विद चैलेंज। और अगले जितने होने हैं डीएसएसबी सब में हिंदी इंग्लिश का पैटर्न सेम रहेगा गारंटी के साथ। वही क्वेश्चंस आएंगे, उसी पैटर्न के आएंगे जो मैंने करवाए थे। मैं झूठ बोलता ही नहीं आपको। आपको लगता है कि भाई हवा में कर रहा ना रे। थैंक यू फॉर ईएसआई जाट फैमिली, गॉड ब्लेस यू बच्चे। सबको जितने भी ईएसआई में सेलेक्ट हुए हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शॉर्ट लिस्ट होने के लिए भगवान करे फाइनल भी सेलेक्ट हो जाए। अभी फाइनल हुए नहीं क्योंकि शायद डबल लिए हैं, पर डबल में कोई दिक्कत नहीं बच्चे। पॉजिटिव रहिए और अपने अगले एग्जाम पे ध्यान देते रहिए। ठीक है सर, बहुत वेट करते हैं आपके आने का। हाँ बच्चे मुझे पता है, पर बेटा मैं डेली नहीं आ पाता, समझा करो इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो ओके। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम आल्सो क्वालिफाइड। उन्नति वशिष्ठ, तेरा तो होना ही था बच्चे उन्नति, पता था मुझे तेरा हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। चलो बेटा स्टार्ट करें। सत श्री अकाल। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, समय को ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, सच में आप एग्जाम में बहुत याद आते तो मैं क्या लगता है मैं मजाक करता हूँ। मेरा चैलेंज रहता है हर एग्जाम में अगर मैं याद नहीं आऊँ ना तो फिर पढ़ाना बेकार है, मेरा पढ़ना बेकार है आप लोगों का। चलो फटाफट। जावेद सर, आपका वेट ऐसे करते थे सैलरी का आने वाली हो। सत श्री अकाल भाई गुरु जी। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू बेटा। सांजला सर, आपने उन्नति को एक बात बोली थी ये सही से पहले, क्या बोला था पता नहीं मुझे। आई डोंट नो क्या बोला था, बता दे क्या बोला सांखला, मुझे पता नहीं उन्नति को क्या बोला था। नरेंद्र वर्मा थे। कांग्रेचुलेशन फॉर एस आई सी बेटा। जितने भी एस आई में सेलेक्टेड हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से शॉर्ट लिस्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सब अच्छा होगा। ऐसा करते हैं, अरे हाँ पोल तो करवा लेते हैं ना, फिर तुम सीखोगे कैसे। गलत करना भी तो तुम्हें आना चाहिए, सही करना भी तो आपको आना चाहिए। बिल्कुल, मैं तभी तो कह रहा हूँ सही गलत सब करना आना चाहिए। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे। डेली नहीं हो पाता महिपाल बेटा, डेली का मत बोलो यार, मैं डेली कैसे आऊँगा, मेरे पास तो इतने सारे काम है यार। कर दिया पोल स्टार्ट भाई, ले पोल ले तू। फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। यू आर वर्किंग इन एन आईसीयू
caring for a 62-year-old male who has prescribed vancomycin for the infection, he developed the persistent watery diarrhea. Which of the following precaution you take? एक बात तो कन्फर्म है, इसको जो प्रॉब्लम है वो जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम है, इसको जो इन्फेक्शन है वो भी जीआई ट्रैक का इन्फेक्शन है, और जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। प्रतीक आपकी क्लास का वेट करते करते 2 किलो वेट कम हो गया, ये ज़्यादा नहीं प्रतीक है तो अपने गॉड ब्लेस यू। बात करेंगे डीएसएसबी के बारे में, बात करेंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें पेपर सॉल्व करना नहीं आता, आज मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द एग्जाम और डीएसएसबी, एक्सपर्ट बताएगा डीएसएसबी का, आपको टेंशन मत लो। एमए क्यों कह रहा मुंह उठा के नहीं बोलेगा डीएसएसबी के बारे में, वही बोलेगा जिसने फोड़ा डीएसएसबी को, तुम्हारे सामने तो बैठा फोड़ चुका है। तो आपको मैं आज क्लास में बताऊंगा अगले बच्चे जो डीएसएसबी देने जा रहे हैं पेपर को सॉल्व कैसे करें, मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहो। और इसको फॉलो करोगे ना, चांस 90% से बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, बस फॉलो कर लेना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अभी रुक जाओ, बताऊंगा तो टाइम आने दो, ठीक है बच्चे। ठीक है सर, बताइए। सैनिटाइज योर हैंड, आपके हिसाब से आंसर मैं देख लेता हूँ, आपने जो पोलिंग किया उसके हिसाब से आंसर ए जा रहा है, बहुत बढ़िया, आपके हिसाब से आंसर ए जा रहा है। तो ए कितने हैं मैं बता देता हूँ, 68% ए हैं, 11% बी और सी हैं, और डी है 8%, ऐसे करके तुमने आंसर दिया है इसका। चलो कोई ना, देखते हैं क्या आंसर है, ठीक है। सैनिटाइज योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग द रूम, आपको अच्छे से पता है कि इस केस में ये इन्फेक्शन लग रहा है मुझे जीआई ट्रैक का, और जीआई ट्रैक का जो इन्फेक्शन लग रहा है वो कौन सा वाला इन्फेक्शन लग रहा है, इसको लग रहा है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल। डिफिसिल जो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल है, ये इसका इन्फेक्शन लग रहा है, जिस हिसाब से ये बता रहा है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छे ठीक समझ रहे बच्चे, आपने कहा ये कौन सा बैक्टीरिया है, हाँ हाँ अभी नया सुना है तो नया याद कर लो, वैसे पहले सुना होगा आपने। सर इसमें क्या होता है, पेशेंट को वाटरी डायरिया होता है, क्या इसको वाटरी डायरिया है क्वेश्चन में, हाँ सर है तो सही वाटरी डायरिया, अच्छा तो मैच कर तो रहा है। आपने कहा सर कब होता है वाटरी डायरिया, आफ्टर एंड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के बाद इसको वाटरी डायरिया हुआ है, तो वहाँ पे भी एंटीबायोटिक के बाद हुआ है क्या, वैंकोमाइसिन के बाद हुआ तो है इसको एंटी डायरिया, अच्छा वाटरी डायरिया हुआ है। बताइए सर, मैंने कहा सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्यों आपको पता है इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम काम में लेते हैं एंट्रिक प्रिकॉशन। जब भी जीआई ट्रैक का कोई प्रॉब्लम हो, जब भी जीआई ट्रैक का कोई प्रॉब्लम हो, ओके बेटा, जब भी जीआई ट्रैक का कोई प्रॉब्लम हो ऑलवेज वी टेक प्रिकॉशन, हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। क्वेश्चन है कौन से प्रिकॉशन लेने के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, दैट इज प्रिकॉशन फॉर एंट्रिक प्रिकॉशन, कौन से वाले, एंटेरिक प्रिकॉशन लिए जाते हैं। आपने एंटेरिक में प्रिकॉशन में क्या क्या लिया जाएगा, पहला है आइसोलेट द पेशेंट इन ए सिंगल रूम एंड क्लोज डोर, इसको पहले तो पेशेंट को आइसोलेट कर दीजिए, तो आइसोलेट कर दिया पेशेंट को सिंगल रूम में, एक रूम में एक ही रहेगा। उसके बाद उसने कहा यूजिंग ग्लव्स, आपको ग्लव्स यूज करने पड़ेंगे, यूजिंग ग्लव्स, ग्लव्स को यूज करना पड़ेगा, एप्रन को यूज करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, ग्लव्स और एप्रन को यूज करना पड़ेगा किसी भी। और याद रखना नंबर 3 पे हैंड वॉशिंग जो हैंड वॉशिंग है वो कंपलसरी है, हैंड वॉशिंग जो है वो कंपलसरी होती है, आपको करनी ही पड़ेगी, अगर एंट्रिक प्रिकॉशन को आप यूज कर रहे हो तो कंपलसरी है। आपने कहा तो सर मिल गया हमको आंसर, क्या मिल गया, मैंने कहा देखो ना सर आप ही तो कह रहे थे, मैंने कहा क्या हैंड वॉशिंग मिल गई ना, हाँ ए आंसर गलत है। अरे ऐसा मत करो सर, अरे मैं क्या मेरे घर से कर रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा है। आपने कहा सर गलत कैसे करवा दिया आपने, ए सैनिटाइज करना है ना, सैनिटाइज में, सैनिटाइज ये क्या हो गया भाई, ओहो चमत्कार हो गया, सैनिटाइज के अंदर और हैंड वॉश के अंदर फर्क होता है। आपने कहा हैंड वॉश तो हैंड वॉश होता है, प्रॉपर हैंड वॉश होता है, ऐसे सैनिटाइज करने से काम नहीं चलता, दैट नर्स शुड बी टेक द प्रॉपर हैंड वॉश विद द सोप एंड वाटर। ओहो तो सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करना पड़ेगा, सैनिटाइज करने से काम नहीं चलेगा, तो आंसर ए तो हो गया गलत। देख रहे हो 68% तो एक ही झटके में गलत हो गए, तो ये तो हुआ गलत, चलो कोई बात नहीं, एक ही तो गलत हुआ है। सर पेशेंट प्लेस द पेशेंट इन नेगेटिव प्रेशर रूम, पेशेंट को कहां रख दो, नेगेटिव प्रेशर रूम में रख दो, जहां नेगेटिव प्रेशर होता है। आपको पता है नेगेटिव प्रेशर रूम क्या होता है, नहीं पता तो भाई बताएगा, मैं क्या कह रहा हूं, एक एक लाइन में से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी लाइन जो मैं बोल देता हूं ना, आज मैं साबित करूंगा, रुक जाओ कि मैं बताऊंगा पेपर कैसे चेंज होता है। आप भी अभी क्लास आज पूरी देख लो, आपको लगेगा कि जो भाई बताता है ना वो पूरी गारंटी मेरी एक एक इंसान ने बताया हो कभी इससे पहले और एग्जाम में आया क्वेश्चन में, मैं सब बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो नेगेटिव प्रेशर रूम क्या होता है सर, मैंने कहा रूम का प्रेशर कम हो, रूम का प्रेशर कम हो और आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा हो, उसे कहते हैं नेगेटिव रूम। आपने कहा मतलब सर इसका मतलब यह कि रूम का प्रेशर अगर कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी, तो आप क्यों रोकना चाहते हो अंदर की हवा बाहर जाना, अंदर की हवा बाहर जाएगी तो जो रूम में पेशेंट को इन्फेक्शन है वो आगे किसी और को फैलेगा, तो मैं नहीं चाहता रूम की हवा बाहर जाए, इसलिए ऐसा रूम कहलाता है नेगेटिव प्रेशर रूम। तो एक बात बताओ, नेगेटिव प्रेशर रूम तो मैं किसके लिए काम में लेता हूं, नेगेटिव प्रेशर रूम कभी भी ऐसे पेशेंट के काम में नहीं लिया जाता, तो फिर किसमें लेते हैं, ये तो सर एयरबोर्न डिजीज में लेते हैं। ओहो, और एयरबोर्न डिजीज नहीं है, ये तो जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट एयरबोर्न डिजीज। ये नेगेटिव प्रेशर वाला ड्रामा है ना, एयरबोर्न डिजीज में करते हैं और एयरबोर्न डिजीज नहीं होती। इसका मतलब साफ साफ तो दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है कि इसका आंसर बी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर बी भी नहीं है, समझ आए बच्चे। चलें चलो,
आपने कहा और बताओ और क्या। अगला क्वेश्चन है वियर ए N95 द फेस शील्ड व्हेन एंटरिंग द रूम। ये कह रहा है रूम में एंटर करो तो N95 मास्क पहनना, बोला N95 मास्क पहन लेंगे, पर इसका एंट्री प्रिकॉशन से कोई लेना देना नहीं है। N95 एंड फेस शील्ड इज आइसोलेटेड फॉर द एयरबोर्न। ये भी किस में आता है, एयरबोर्न के अंदर आता है, इसलिए मैंने आपको बताया था एयरबोर्न प्रॉब्लम है, एयरबोर्न प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका आंसर बेटा, इसका आंसर सी भी नहीं जाएगा। जब 3 आंसर नहीं जा रहे तो फिर मुझे बताना ही क्या है। चौथा तो जाएगा यूज सिंगल यूज इक्विपमेंट्स एंड लीव इट इनसाइड द रूम। इसने कहा जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट को रूम के बाहर मत लेके जाना, नहीं तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो वही तो कह रहा है कि यूज सिंगल यूज इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट को एक बार यूज करना है और उसको रूम के अंदर रखना है, क्योंकि बाहर ले जाने से सर आप इसमें जो बाहर ले जाओगे उसमें क्रॉस इन्फेक्शन, मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था, पूर्ण रूप से आइसोलेशन करना जरूरी है, पूर्ण रूप से आइसोलेशन जरूरी है, कोई भी सामान इधर का उधर नहीं जाएगा प्रिकॉशन के तौर पर, इसलिए आंसर जाएगा डी। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बताते क्या खुशी हो रही है, सिर्फ 8% बच्चों का आंसर सही था, 92% बच्चों का आंसर गलत था और 8% में से आधे तुक्के थे। ये गारंटी 8% में से भी 5% का आंसर तुक्के से था, तो देखा जाए तो 2 से 3% बच्चों ने सही आंसर दिया। तो घबराने की बात नहीं है, पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में गलती हो जाती है। भारी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है भाई, करवाने मिस्टेक आता है। आपने कहा और बताइए सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और बिना समय गंवाए लंबा फटाफट खींच दीजिए आंसर। एक्सप्लेनेशन नाइस भाई, खाई भाई एक्सप्लेनेशन कर रहा है भाई की जो चर्चे हैं ना वो क्वेश्चन के चर्चे नहीं है, एक्सप्लेनेशन के चर्चे। और आज की क्लास तो शानदार होने वाली है, क्योंकि अभी मैं की पॉइंट्स और बताऊंगा और एक से एक बेहतरीन की पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नॉट सेट। खासकर प्री को ध्यान में रख के बनाए हैं, प्री एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए हैं सारे की पॉइंट्स, तो उनको भी ध्यान रखिएगा, सुन लीजिएगा पहले, ठीक है। सबसे पहले अपने को घबराना नहीं है, पोल शुरू कर देते हैं। मैंने कहा सर करवा, पोल में तो सब पैसा बैठती है, आओ तो नहीं लो पोल। गॉड ब्लेस यू। फटाफट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे। डीएसएसबी में तो मेरे जो बोलचाल है वही छप गई है, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन बता दो जो डीएसबी में नहीं आया हो, जो हमने कराया हो, सारी चीजें वही हैं। बहुत बढ़िया, आपके क्वेश्चन को मैं पढ़ता रहा हूँ, मोस्टली आंसर सी दे रहे हैं। सी का आंसर जा रहा है कितना परसेंट, 74, देखते हैं 74 लाइक है क्या। द नर्स ऑब्जर्व पेरेंट्स स्वेडलिंग देयर इन्फेंट विद द अनरिपेयर्ड ओम्फेलोसील। आपको पता है ना व्हाट इज ओम्फेलोसील? ओम्फेलोसील इज द प्रोट्रूशन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द अम्बिलिकल कोड और दैट द साइट ऑफ अम्बिलिकल कोड। यहाँ से अम्बिलिकल कोड में इंटेस्टाइन का घुस जाना या वहीं से इंटेस्टाइन का निकल जाना जहाँ से क्या निकल रही है, अम्बिलिकल कोड, इस कंडीशन कहते हैं ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील एक एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता है, ओम्फेलोसील एक एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता है, इसमें इंटेस्टाइन के ऊपर एक सैक होता है। ओम्फेलोसील के लिए बात बोलना जरूरी है कि इसके सैक के ऊपर सैक की कवरिंग पाई जाती है, और सैक कवरिंग पाई जाती है, इसको ध्यान में रखोगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा आपको। आपने बताइए सर क्या आंसर है। स्टॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड अप्रूव, स्टॉप, यू विल किल योर बेबी। स्वेलिंग मत करो, स्वेलिंग बताया ना, बच्चे को ऐसे लपेट देते हैं ना कपड़े से, इसको कहते हैं स्वेलिंग। उसने कहा चल मारोगे बच्चे को, अरे यार तू डरा दिया बे, मारोगे बच्चे को, इतना तो नहीं मार रही है वो, तो इतना मत डरा भाई, तो इतना ज्यादा नहीं डराना होता है। नर्स को बोलो कि भाई नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना। कौन मानना चाहता है अपने बच्चे को, कोई मानना चाहता है क्या? ऐसे मत बोलो आप, ठीक है। दैट इज नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। टाइट स्वेटर और टाइट कर दो, इट विल रियली हेल्प स्मूथ योर बेबी, स्मूथ योर बेबी। ये कह रहा है कि और मजा आ गया, कस के बांधो, नहीं कस के न मत बंधवाना, स्वेडलिंग कस के अलाउ नहीं होती। क्यों अलाउ नहीं है? कह रहा हूं ना, सैक पाया जाता है, इसके ऊपर तुम स्वेडलिंग करा के क्या करवा दोगे, प्रेशर को बढ़वा दोगे, और प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सैक के रप्चर होने के चांसेस हैं, और सैक के रप्चर होने के चांस है मेरे लाल, मेरी प्रायोरिटी यही थी, मैं चाहता यही था कि सैक रप्चर ना हो, और तू प्रेशर लगवा के सैक को रप्चर करवा रहा है, जिससे इंटेस्टाइन निकल के बाहर आ जाएगी। ऐसा अनर्थ मत करवा मेरे प्यारे, मेरे डीएसएसबी के उधार, मेरे एम्स के सिलेक्शन होने वाले बच्चे। तो याद रखिएगा, ऐसी चीजें मत करो कि प्रेशर लगवा दो, सैक फट गया तो दिक्कत हुई नहीं है। अच्छा ये काम भी गलत है, मैंने कहा ये काम नहीं करना, नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करते, गलत होती है। मस्त एक्टिंग करते हो, मैं सब मत करता भाई, सारा शर्मा, सब बढ़िया। मैं हेल्प करूँ क्या, मैं हेल्प करूँ आपकी किसमें, लपेटने में? तो लपेट ही तो रहे हैं दुनिया में, लपेटने में किस बात की हेल्प? तो बोला हाँ बताइए। वी विल नीड टू केयरफुल दैट इंटेस्टाइन, थोड़ा ध्यान से लपेटना, लपेट दो। वी डू नॉट वांट द स्वेडल टू पुश देम इनसाइड, में इतना तेज मत लपेट देना कि इंटेस्टाइन अंदर घुस जाए। नहीं नहीं सर, अंदर तो रखनी है, अरे अंदर रखनी है, स्वेडलिंग करके अंदर रखनी है क्या? अंदर रखनी है सर्जरी करके, सर्जरी करके रखनी है, धक्का मार के अंदर रखनी है, धक्का नहीं मारना है भाई, सर्जरी करके अंदर रखनी है, तो सर्जरी करके अंदर रखनी है।
तो फिर इतना जोर से मत लगा। तो वो कह रहा है मैं माता जी मैं हेल्प करूँ, तुम रहने दो, तुम तो इसको कुचल दोगी, मैं कर देता हूँ रिकमेंड, वी विल नीड केयरफुली, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, इंटेस्टाइन का मामला है, बाहर सेक पड़ा हुआ है और तुम तेज धकेलोगी तो अंदर अंदर क्या रप्चर हो जाएगा, आप रहने दो, मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ ना जिंदा, मुझे सरकार 80,000 रुपये दे रही है ना, हुआ है ना मेरा सिलेक्शन नॉर्थ साइड में, मैंने ऐसे ही पढ़ा था और पीडिया वाला पढ़ाता था, मैं खड़ा हूँ, पीडिया वाले ने बताया था कि आप कुछ मत करो, सब मैं ही करूंगा, तो ये वाला आंसर सही है क्योंकि उसने यही बात बोली है कि मैं हूं ना, हम क्या मर गए, हमें बोलो आप, आधी रात तैयार है आपके लिए। अच्छा सी स्वेडलिंग इज नॉट अलाउ, स्वेडलिंग अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ अलाउ का छोड़ो, अलाउ तो है, मतलब कोई कॉन्ट्रा इंडिकेट भी नहीं है, अलाउ तो नहीं है तो मना भी नहीं है, करना चाहती तो करने दो, गरीब कोई छोटा सा आदमी गुंडा ही करना चाहता है करने दो, जब ज्यादा टाइट करेगा तो रोक लेंगे, समझ में आ रहा है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्वेडलिंग मना नहीं करना है पर ज्यादा टाइट नहीं करना है। तो क्या आंसर, मैंने कहा आंसर गया ना, सी है आंसर, सी है। हाँ तो भाई 74% बच्चे सही थे, हाँ तो कभी ऊपर कभी नीचे लगा ही रहता है, चीज़ों का माहौल ऐसा ही रहता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फटाफट क्वेश्चन पे आ जाइए जब तक मैं आपकी पोल की व्यवस्था करवाता हूँ, ये लीजिए पोल की व्यवस्था। गॉड ब्लेस यू बच्चे। सर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास की कॉपी पेस्ट हो गई आज तो, गॉड ब्लेस यू। चलें, चलो। ए नर्स इज A nurse is assessing 4-year-old child who was sent to emergency department from urgent care. Assessment revealed tripod position. आहा मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मजे ही आ गए भैया, मजे ही मजे। ब्लू लिप्स, मैंने कहा ओह मोटेड स्किन, बहुत बढ़िया। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, बहुत शानदार। एक्सेसिव ड्रूलिंग, मजे ही मजे। तो केस तो तुमने डायग्नोस कर ही लिया होगा, इतने सारे गीत गाए मैंने तो, इतना सारे में गीत में करके कुछ तो आइडिया मिल गया होगा। लग तो रहा है क्रूप सिंड्रोम है। क्रूप सिंड्रोम में से कौन है, इसका नाम है, कौन है अंदर बताओ आंसर। एक्यूट एपीग्लोटाइटिस, कौन है, एक्यूट एपीग्लोटाइटिस, दैट इज द disease we diagnosed according to the which is chief complaint given in question, then tripod position, the characteristic of acute epiglottitis, blue lips पाया जाता है, साइनोसिस होता है, मोटेड स्किन होती है, स्पिरिट स्ट्राइडर होती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, ब्रेथ हिकअप होती है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होता है, ये सब पाया जाता है। क्रूप सिंड्रोम की कौन सी प्रजाति में, आंसर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी, एक मेडिकल इमरजेंसी है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों मेरे लाल, समझ में आया, इमरजेंसी, तो इट इज मेडिकल इमरजेंसी। मैंने कहा वो तो ठीक है पर आंसर कैसे जा रहा है, आंसर हम अभी ठीक कर देते हैं, लो हमने कर दिया आपका आंसर, 45% बच्चों ने कहा आंसर ए है। प्रियंका तो पिला दो चाय, चाय का तो कोई मना ही नहीं करते हम, चाय तो ऑल टाइम अवेलेबल होती है। आपने कहा सर बताइए, अब बताइए आंसर कैसा है, मैंने कहा आंसर ए है इसका। और आपने कहा क्यों सर, मैंने कहा टेम्परेचर 39 पे दिखा रखा है, हार्ट रेट 180 है, रेस्पिरेशन 46 है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन 82 है, डी आंसर भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। रुक जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, आपने कहा कीप द चाइल्ड काम, बच्चे को शांत रखिए, कॉल फॉर इमरजेंसी एयर इक्विपमेंट, बच्चे को इमरजेंसी इक्विपमेंट के लिए रहिए, आपको अच्छे से पता है, द कंडीशन इज मेडिकल इमरजेंसी, हो जहाँ इमरजेंसी वर्ड आ गया अपने आप ही आंसर हो गया, ताल से ताल मिला। तो बेटा मैंने कहा था लुक अलाइक, ऑप्शन भी सेम है और आंसर भी सेम है, मैंने बताया था ना आपको, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस मेडिकल इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी वाला काम तो करोगे करोगे, कुछ नहीं आता है तो भी इसका आंसर मैं ये कर देता। सर ऑप्टेन आईवी, आईवी लगवा दूं, मैंने कहा आईवी लगवा दो, बट आईवी का प्रायोरिटी है तुम्हारी इसमें, नहीं नहीं सर आईवी तो प्रायोरिटी नहीं है, तो प्रायोरिटी तो पूछ रहा है, आईवी तो कभी भी लगा ले, आधे घंटे बाद आईवी लगा लेना, आईवी के लिए क्या, अभी तो छाती बना सकता मेरे तब से। असेस द थ्रोट फॉर चेरी रेड ग्लो, असेस द थ्रोट, एक बात है बेटा मेरे लाल मेरे पीले, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में ओरल एग्जामिनेशन नहीं करते, तू रहने दे, नहीं सर चेरी जैसा रेड चेरी हो, हरी चेरी हो, लाल चेरी हो, तो इसका असेस करने में मत घुस, क्यों, थ्रोट देखना है ना, ओरल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेट व्हेन द डायग्नोसिस कंफर्म्ड एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, मेरे लाल कभी ओरल एग्जामिनेशन नहीं करते इस केस के अंदर। अच्छा अच्छा, तो ये आंसर है, मैंने कहा ये आंसर नहीं है। प्लेस द चाइल्ड इन हाई फ्लो नेजल कैनुला एट द 100% फ्रिक्शनल ऑक्सीजन प्रेशर, इस पे बच्चे को रख सकते हैं, बट इट इज नॉट द प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा ये प्रायोरिटी, क्योंकि सर 82% है तो इसको फटाफट 100% करना पड़ेगा, इट इज द वे, आपको इसे करना है पर इसके प्रायोरिटी नहीं माना जाएगा, प्रायोरिटी वही माना जाएगा जो आपको इमीडिएट इक्विपमेंट रखना है इमरजेंसी में। तो आंसर वही है बच्चे, इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करो, आंसर इज ए। तुम्हारे 45% बच्चे सही हैं, घबराने वाली बात नहीं है, बाकी 55% की लंका लग गई।
गौरव गुजर काका, सर मुझे नींद आ रही है, काश उस दिन घर वालों को भी नींद आ जाती। कोई क्या कर सकते हैं, अभी दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना तो हो ही सकती है, घर वालों बड़े परेशान तो होंगे वैसे, कोई बात नहीं, काश सब सो जाते टाइम से। बहुत बढ़िया। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा फटाफट लाइक करो, डीएसबी का रिजल्ट खराब आएगा और ये सही अच्छा आएगा। ये सोच के तुम जो लाइक नहीं किए ना उसका नतीजा भुगतना मिल रहा है, फटाफट लाइक करो बेटा, जो गुरु का नहीं ना वो बाप का भी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन, फटाफट क्वेश्चन करो। फटाफट लाइव की और ये जो है पोलिंग की व्यवस्था करवा देते हैं, तो पोल ये रहा। अर्जुन धौलपुर, राधे राधे भाई, राधे राधे। करो फटाफट बेटा आंसर, तो सब बच्चे। फटाफट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना। 8 month old infant is scheduled for balloon angioplasty for congenital pulmonary stenosis, डिजीज का नाम क्या है, pulmonary stenosis, in the cardiac catheterization laboratory, which findings should the nurse report to the healthcare provider that could possibly delay the procedure? कौन सा है जो प्रोसीजर को डिले कर सकता है, अरे हाँ है ना। ओके, तो आंसर आपके मैं देख चुका हूँ, आपके आंसर आ चुके हैं। ए आंसर के साथ जा रहे हैं 30, ए के साथ जा रहे हैं 35, सी के साथ 41, बी के साथ 12 और डी के साथ 10। तो आपने कहा विच पॉसिबल डिले, किस कंडीशन में इसे डिले करना चाहिए, अस्कल्टेशन ऑफ लाउड हर्ट मर्मर, अगर किसी को पल्मोनरी स्टेनोसिस है, इफ एनी क्लाइंट हैज पल्मोनरी स्टेनोसिस दैट इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, अगर आप मान रहे हो कि पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो ये तो होना ही था। और जो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होती है, मुझे नहीं लगता एक्सपेक्टेड फाइंडिंग को देखकर किसी प्रोसीजर को रोका जाता है, क्योंकि जो पता था होने वाला है वो तो पता ही था, उसके बाद ही मैंने प्लान किया है कार्डियक कैथेटर का, तो मैं जानता ही था इसको लाउड सिस्टोलिक मर्मर तो होगा ही होगा, इसको देखकर मैं रोकूंगा थोड़ी, ये तो मुझे पता है पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो मरमर तो आएगी, इसलिए ये आंसर गलत है, यानी 35% तो एक साथ ही गलत हो गए। इसका मतलब आंसर ए तो नहीं है। आपने कहा सब ठीक है, ए नहीं है तो सी होगा, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं इन्फेंट हैज पॉलीसाइथेमिया, मैंने कहा इनको देख लेते हैं। द चिल्ड्रन एंड इन्फेंट ऑफ द पॉलीसाइथेमिया में नीड टू आईवी फ्लूइड, आपको इसे क्या देना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा पॉलीसाइथेमिया के केस में, अरे हाँ है ना। आपने कहा क्यों, डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसीमिया को करने के लिए, याद रखना पॉलीसाइथेमिया इस कंडीशन में डिले नहीं कर सकते प्रोसीजर को, पॉलीसाइथेमिया है इसका, तो फिर प्रॉपर आईवी फ्लूइड दे दो और शुरू करो प्रोसीजर। डिले क्यों करना है, डिले नहीं करना है प्रोसीजर, डिले नहीं करना है, आपको इतना काम करना है कि आईवी चलने दीजिए, और आईवी तो चलेगी वैसे भी कैथेटर के साथ, कैथेटर लगाते रहेंगे आईवी चलता रहेगा, प्रॉब्लम का है, तो आईवी फ्लूइड चलने से पॉलीसाइथेमिया के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, इसलिए डिले करना इस कंडीशन में भी गलत है, तो आंसर सी भी गया, तो 41% भी गए। अच्छा सर फिर क्या था, मैंने कहा 12% भी था। इन्फेंट हैज बीन एनपीओ फॉर द 4 आवर, इन्फेंट को 4 आवर एनपीओ रखना पड़ता है, याद रखिएगा, द चाइल्ड शुड बी एनपीओ फॉर द मोर लॉन्ग ड्यूरेशन। आपने कहा कम से कम कितने, तो आपने कहा कम से कम 6 घंटे तक आप इसको एनपीओ रखना पड़ेगा, 4 घंटे एनपीओ से काम वैसे भी नहीं चलेगा। क्लियर है।
देखो मेरी बात सुनो, बड़े बच्चों को 4 से 6 घंटे रखते हैं और छोटे बच्चों को, ये जो यंगर चाइल्ड है, उनको इतना लंबे समय तक एनपीयू रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये रखना उनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 से 2 घंटे ही रखोगे तो काफ़ी है, 2 घंटे रख लो तो काफ़ी है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनपीयू रखा जाता है, 4 घंटे के लिए एनपीयू नहीं रखा जाता। तो आंसर बी भी गलत है। फिर सारे ही गलत है, तो आंसर एक ही होगा, सी भी डाइपर रसेज। जिस बच्चे को डाइपर रसेज है, तुमने इसको हल्के में, तुम्हें लगा रसेज ही तो है, इतना आसानी से क्वेश्चन तुमने गलत किया है। तुम इतना ईजी लग रहा था ये क्वेश्चन। अगर किसी को डाइपर रसेज है तो क्या मान के चल रहे हो, जो रसेज होने के कारण कई सारे होते हैं, कहाँ होंगे रसेज? मैंने कहा डाइपर रसेज सर ग्रोइन में होते हैं। कहाँ होते हैं? ग्रोइन में। और तू कहते कहाँ से डालेगा सर? ग्रोइन से डालूंगा, और ग्रोइन में तो रसेज है, तो रसेज से क्या हो गया? नहीं, रसेज है तो इसका कोई कॉज होगा ना रसेज का, अपने आप तो बन नहीं गया रातों रात, ऊपर से बारिश से बन गया हूँ। सर क्या कॉज हो सकता है? मैंने कहा कैंडिडा हो सकता है। कैंडिडा रसेज के कॉज? हाँ हो सकता है। यीस्ट हो सकता है सर, बैक्टीरिया हो सकता है कोई, ये सारे रसेस के कॉज हो सकते हैं। और ग्रोइन में अगर ये हैं, और तो ग्रोइन से क्या डाल रहा है? कार्डिक कैथेटर। तो फिर तो यार तू समझ रहा है ना, तू तो इंजरी, तू तो इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा रहा है। और इन्फेक्शन ये अगर बॉडी के थ्रू ब्लड में, सारी इंसीजन के थ्रू कहाँ चले गए? ब्लड में। तो फिर तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए ना। तो ऐसा काम क्यों कर रहा है भाई तू? तो अभी कुछ दिन रुक जा, जब ये रसेस ठीक हो जाए तब कर लियो कार्डिक कैथेटर। कौन मना कर रहा है तुझे? मैं रोक थोड़ी रहा हूँ भाई। आंसर डी तो है, 10% ही तो सही है, क्या फर्क पड़ता है? 10 तो सही है, 10% सही है, क्या फर्क पड़ता है? 10 तो सही है ना। और ये जरूरी कि 10 सही होने चाहिए, करवा दी 10 सही। आंसर मिल गया सबको। इन्फेंट हुए सीवियर डाइपरसिस हैविंग द डिले द प्रोसीजर। सही है बच्चे, चलो बहुत खूबसूरत, गॉड ब्लेस यू बच्चे। अंजू गॉड ब्लेस यू। ठीक है बेटा, चलो आगे चलें। अरे समझ में आया क्या क्वेश्चन? का नहीं आया? आंसर समझ में आए सारे? रेशनल समझ में आए क्या? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जो समझा रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। करवाते रहेंगे, बाकी सब करवा ही रहे हैं क्वेश्चनों को तो। चलो इस क्वेश्चन का हमेशा की तरह आज की क्लास में शानदार, और भाई प्यार है तेरा रे, शानदार तो तुम करवा ही दोगे, मेहनत तो तुम कर ही रहे हो मेरे साथ। जीनोमिक के क्वेश्चन है भाई के, जीनोमिक के क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे क्वेश्चन है। इनका जीनोमिक से कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड, आंसर आने लगे। A nurse is assessing 1 month old infant with an arterial septal defect ASD. Which assessment finding does the nurse expect? इसमें कौन सी चीज़ें तो नर्स को एक्सपेक्ट करनी चाहिए इससे? प्रियंका भाई मुझे अपने पास रख लो बेटा, पढ़ाई करो, घर से पढ़ाई कर लो प्रियंका, वहीं से ही सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे पास रह के बेटा क्या सिलेक्शन होगा बता तू? पढ़ने से होगा, कहीं से पढ़ो। चलो आपने कहा बताइए सर, वन बाई वन करके देखते हैं। मैंने कहा सर मफ्ड हर्ट टोन, मफ्ड हर्ट टोन नॉट द टिपिकल साइन ऑफ एएसडी। तो सर मफ्ड हर्ट सर हमने कहीं सुनी तो है, सुनी होगी, पर एएसडी में नहीं होती है ये, मफ्ड हर्ट टोन नहीं होती। तो सर कहाँ होती है, कोई आइडिया है आपको? मैंने कहा हाँ मुझे तो है, कार्डियक टेम्पोनेंट में होती है। कहाँ होती है? कार्डियक टेम्पोनेंट में। तुम्हें आइडिया है कि नहीं है? तो कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर पाई जाती है, कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अच्छा तो ये आंसर नहीं? मैंने कहा नहीं सर ये आंसर तो नहीं हो सकता इसका, तो आपके आंसर मोस्टली आ चुके हैं। मैं एक बार आपके पोलिंग को रोक देता हूँ। 43% बच्चों ने कहा है कि आंसर इसका बी है, तो 43% का आंसर बी है, बाकी का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ए वाले तो गए भैया। अच्छा, वीक फीमोरल पल्स, फीमोरल पल्स का वीक होना कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का साइन है, ये एएसडी का साइन नहीं है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में नैरोइंग हो जाती है एओर्टा की, डिस्टल पार्ट जो एओर्टा का है उसमें नैरोइंग हो जाती है। कहाँ होती है? वो कहीं भी हो सकती है, डक्टस आर्टरियोस से ऊपर भी हो सकती है और डक्टस आर्टरियोस के नीचे भी हो सकती है। डक्टस आर्टरियोस के ऊपर होगी तो प्री डक्टल कहेंगे, और डक्टस आर्टरियोस के नीचे होगी तो पोस्ट डक्टल कहेंगे। तो इनमें से कोई सा हो सकता है? प्री डक्टल भी हो सकता है और पोस्ट डक्टल भी हो सकता है। ठीक है, इन दैट सिचुएशन कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं कि वीक फीमोरल पल्स जो है, वीक फीमोरल पल्स जो है वो साइन है बच्चे किसका? आंसर है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। और हमारे क्लाइंट को क्या हुआ है? हमारे क्लाइंट को हुआ है एएसडी। क्या हुआ बच्चे? एएसडी। चलें सर, साइनोसिस इतना तो मैं बता ही सकता हूँ कि एएसडी इज नॉट ए साइनोटिक। एएसडी जो डिजीज होती है वो कैसी होती है? असाइनोटिक होती है। तो असाइनोटिक डिजीज में साइनोसिस कहना तो बेवकूफ़ी है, तो ये भी गया। तो मरमर बचा सर, मैंने कहा मरमर बचा के आंसर ही मरमर है। तो आपने कहा मरमर क्यों? मैंने कहा आपको पता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा आपके, जो मैं बता देता हूँ, इतना छोटा मत करो मन को। ये रहा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, हाँ मैंने कहा ये रहा हार्ट, हार्ट के 4 चैम्बर। मैंने कहा ये हार्ट ऐसा होता है क्या? हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता।
अच्छा, मैंने कहा ये रहा, और बताओ, मैंने कहा ये रहा ट्राइकस्पिड, ये रहा बाइकस्पिड, यहाँ से निकली पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स के अंदर, लंग्स से निकली पल्मोनरी वेन, ये चली गई इधर, मामला एकदम माहौल फिक्स हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये रहा एयोटा। आपने कहा समस्या का नाम क्या है? समस्या दिखा तो रहे, सांस तो ले वे, ये है समस्या का नाम। समस्या का नाम है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे होगा, देख बेटा कहानी ऐसी है कि यहाँ से भी ब्लड यहीं आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड यहीं आ रहा है, और यहाँ से भी ब्लड यहीं आ रहा है। ज़्यादा ब्लड नहीं आ रहा है क्या? ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या पाया जाएगा? पल्मोनरी, इसमें जो मरमर पाई जाती है पल्मोनरी इजेक्शन मरमर पाई जाती है। पल्मोनरी इजेक्शन मरमर का मतलब क्या है? कि जोर लगाना पड़ता है ज़्यादा ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में धकेलने के लिए। तो ये वाली मरमर सामान्यतः पाई जाती है, इसलिए ज़्यादा ब्लड को नीचे भेजने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी इजेक्शन मरमर। बोलो आज के आनंद की जाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें सारे बच्चे। इसके भी पोलिंग की व्यवस्था करवाते हैं, जल्दी से फटाफट पोलिंग की व्यवस्था करवाते हैं। आओ भाई माहौल बनाओ, पोल लगाओ। तुझे कहाँ थका हुआ लग रहा हूँ? ऐसे तुझे मैं थका हुआ लग रहा हूँ? मैं एनर्जी भरी पड़ी है, तू कह रहा थका हुआ लग रहा है? तू कहाँ से देख रहा है अभी मुझे भाई? चश्मा लगा के देख रहा है क्या? थके हुए लग रहे हो? ये तुम लोग मुझे बोल बोल के थका देते, नहीं मैं तो एकदम बढ़िया लग रहा। सब आप यही नॉलेज देके अदर टीचर चलते हैं, अच्छा लगता है। जलना है जिसको जल रहा है, सब जल के मर जाओ, इसको जलना है जलते रहो। जिसको जलना है अंदर जलो, बाहर जलो, दाएं जलो, बाएं जलो, इसको जलना है जलो भाई, ऐसे ही रहेगा। श्रद्धा पाटीदार, तू आंसर दे देना, सम ब्लीडिंग इज नॉर्मल, तो तू आंसर तो दे। क्या यहाँ लिख दूँ पांचवा ई करके लिख दूँ नॉर्मल है, हाथ मत लगाना क्वेश्चन को, ऐसे लिख दूँ? कुछ भी ज्ञान बांट रहे हो, आंसर तो इन चार में से एक आंसर दो। सुबह जलाओ, शाम जलाओ, सबको जलाओ। अरे जलने का काम पुराना है, एक बार जहाँ मैं वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज टीचर समवेयर हियर, पता है ना तुम्हें? मैं एक बार पहले कहीं और था, वहाँ भी ये समस्या थी। पहले धुरंधर यूट्यूब पे आते थे, मैं कम आता था, फिर मैंने आना शुरू किया, उनके लाइव आने बंद हो गए। मेरे को देखते थे 2000, उनको देखते थे 200, उन्होंने आने बंद कर दिया पुराने धुरंधरों को। जो पुराने वाले थे ना, हमारे पुराने वाले इंस्टीट्यूट, वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ फिर धुरंधरों ने आना बंद कर दिया। 200 देख के छोड़ो भाई, उन्हें भी शर्म आती है बेचारों को कि एक आदमी के 2000 आ रहे हैं कि 200 आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तो आता ही है। समझ सकता हूँ मैं इन चीज़ों को। ओके, तो आंसर देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आंसर में सी है 32, डी है 29, ए है 22 और बी है 15। क्वेश्चन देखो, अब हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनो। A nurse is caring for a 6-year-old child who had a cardiac catheterization during assessment of groin site. A nurse is caring for 6-year-old who had a cardiac catheterization during assessment of groin site. The nurse noticed that the dressing is saturated with blood and a small trickle leak down the child's leg. What should the nurse do? The first action, सबसे पहला एक्शन नर्स का क्या होगा? तो मैं तुम्हारे हिसाब से देख रहा हूँ। अप्लाई ए न्यू प्रेशर ड्रेसिंग ऑन द कैथेटराइजेशन साइट। इसने कहा कि न्यू प्रेशर ड्रेसिंग लगा दो। न्यू अप्लाई ए न्यू प्रेशर ड्रेसिंग टू द कैथेटर साइट। इसने कहा कि नई प्रेशर ड्रेसिंग लगा दो, तो मना नहीं है नहीं लगाने की, नहीं लगा दीजिएगा, पर पहले जो अभी ब्लीडिंग है उसको तो बंद करिए।
तो ए आंसर नहीं है, क्योंकि अभी करंट ब्लीडिंग हो रही है और मैं नई ड्रेसिंग नहीं लगाऊंगा। पहले मेरी प्रायोरिटी है ब्लीडिंग को बंद करना। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तब फिर मैं इसमें ड्रेसिंग चेंज करूंगा, अभी नहीं करूंगा। इसका मतलब अभी मैं चलती हुई ब्लीडिंग में ड्रेसिंग चेंज नहीं करूंगा। आंसर इज ए गलत। गलत, मैंने कहा सी कह रहे थे सर हम तो। चेक द पेरीफेरल पल्स डिस्टल टू द कार्डियक कैथेटर। ये कह रहा है पेरीफेरल पल्स को चेक करिए, बिल्कुल बिल्कुल चेक करिएगा, पर आप इसको पल्स को तब चेक करिएगा आफ्टर अप्लाइड प्रेशर। आफ्टर अप्लाइड प्रेशर, पहले प्रेशर लग जाए उसके बाद फिर आप इसके डिस्टल साइड पर क्या चेक करिएगा, पल्स को चेक करिएगा। बहते खून में से पल्स को चेक करना, मुझे लगता है तुम्हारी ज्यादा बड़ी दिमाग काम कर रहा है। खून बह रहा है और तुम पल्स पे पड़े हो, बेटर पहले खून को रोक लो। तो मैं कैसे रोकूं? प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, प्रेशर लगा के आराम से चेक कर लेना। कौन मना कर रहा है तेरे को चेक करने के लिए पल्स रेट? आंसर सी भी नहीं है, तो सी भी गया। अब बचे ए, बी और डी। कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर वर्कर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुला के लाइए। आपने कहा इसके लिए कोई दूसरा होगा उसके पास, तो मैं पेशेंट को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, अरे हाँ। केसी चावला, ये बहुत शानदार बोला। रहते हैं आसपास ही लेकिन साथ नहीं होते, कुछ लोग जलते तो हैं मगर खाक नहीं होते। बेहतरीन, मतलब माइंड ब्लोइंग है। इट इज द स्वीटेड ऑन द सिचुएशन। बहुत बढ़िया केसी। मैं रिपीट कर देता हूँ कि रहते आसपास ही हैं लेकिन साथ नहीं होते, कुछ लोग जलते तो हैं मुझसे लेकिन खाक नहीं होते। शानदार। ये अब तक की बेस्ट साइड लगी मेरे को। केसी चावला मौज कर दी। तो आंसर क्या है? आंसर है रिमूव द ड्रेसिंग एंड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर अबव द पंचर साइट। आपने कहा पंचर साइट पे सीधा क्या लगा दीजिए? प्रेशर। जिसको डायरेक्ट, आपने कहा कहाँ लगाना है प्रेशर? से कोई प्रेशर की जगह तो होगी जहां से ब्लीडिंग हो रही है, जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां से 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच, 1 इंच अबव लगाना है प्रेशर। याद रखना, ब्लीडिंग साइड से 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगाना है जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। फटाफट क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। ये काम जल्दी कर लिया करो बेटा, समय रहते रहते। समझ बेटा, आंसर क्या चला गया? डी। तो कितने? 29% बच्चों का आंसर सही है। बहुत ठीक है, कम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट अगले क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए, जब तक आपकी पोल की व्यवस्था करते हैं। जल्दी आइए बेटा, मजे ही मजे। क्या चल, गॉड ब्लेस यू। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए बैच तो नहीं है, पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है बहुत जल्दी। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोज हु ऑलरेडी परचेज एग्जाम प्रेप, those who already purchased exam prep for the north side, they all will get the free test series for the RRB and the paper pattern for the RRB same। so इसके लिए अलग से पैटर्न का उनका पेपर का प्लान हो रहा है। बहुत जल्दी आपको इस पैटर्न के पेपर मिलने लग जाएंगे। उन सारे बच्चों को जिन्होंने DSSB के लिए या जिन्होंने नॉर्थ साइड के लिए खरीदा था एग्जाम प्रेप को, उन सबको फ्री में ये मिलेगी। जो ऑलरेडी पेड यूजर्स हैं उनको मिलेगा। अलग से कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, सबको ऐसे मिलेगा। मस्त रहो। एक क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। ए नर्स असिस्टिंग ए न्यू मदर एज ही ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीडिंग, वो दूध पिला रही है। मेरे बात सुना, दूध पिला रही है बच्चे को। क्या दूध पिलाती इस कंडीशन में नीचे दे सकते हैं? इतना बता दो मुझे, क्या दूध पिलाती हुई कंडीशन के अंदर नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं? ऐसा तुम्हें लगता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्योंकि सी इज ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, वो बच्चे को दूध पिला रही है। द इन्फेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इन्फेंट को टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हुआ है ड्यूरिंग फीडिंग। फीडिंग के दौरान द इन्फेंट बिकम साइनोटिक, बच्चा साइनोटिक हो गया, नीला पड़ गया। हैविंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग, और सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। व्हाट शुड द नर्स फर्स्ट एक्शन? नर्स का पहला एक्शन क्या होना चाहिए? आंसर, गॉड ब्लेस यू बच्चे। आपने कहा सर पहले मैं बता दूं, कंडीशन का नाम क्या है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। मैंने कहा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। इसमें क्या होता है? ब्लू स्पेल होते हैं बच्चे में। ब्लू स्पेल या टेट स्पेल आता है। ब्लू स्पेल या टेट स्पेल होता है। ब्लू स्पेल या टेट स्पेल पाया जाता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर। और ब्लू स्पेल और टेट स्पेल ज्यादा कब विजिबल होते हैं? ज्यादा विजिबल कब होते हैं? या तो ये ज्यादा विजिबल होते हैं क्राइंग, रोते समय।
या ये ज़्यादा विजिबल होते हैं डे फीडिंग खाना खाते समय, और या ये ज़्यादा विजिबल होते हैं डेफिकेटिंग निकालते समय। तो इस समय ज़्यादा विजिबल होते हैं ब्लू स्पेल या टेट स्पेल। तो ये खाना खा रहा है, ये वाला केस हमको मिल गया। तो अभी ये रोटी चल रहा है, मैं दूध पी रहा है माँ का, तो ये फीडिंग के समय, और फीडिंग के समय इसको साइनोटिक होना बनता था, और इसके नीला पड़ना भी बनता था, और इसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना भी बनता था। तो आपने कहा ठीक है सर, तो आप सर से मॉर्फिन दे दीजिए। मैंने कहा मॉर्फिन में देने को प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्फिन तो मैं इसको दे दूंगा, पर एक बात, आप सीधी मॉर्फिन दे रहे हो। मैंने कहा मॉर्फिन में क्या प्रॉब्लम है? मॉर्फिन तब देनी है, मॉर्फिन तो तब देते हैं जब नी चेस्ट पोजीशन देने के बाद भी ऑक्सीजन का सेचुरेशन ना बढ़े। प्रायोरिटी में सबसे पहले तो नी चेस्ट ही देते हैं ना, तो मॉर्फिन तो उसके बाद देते हैं। अगर नी चेस्ट नहीं बढ़ने, नी चेस्ट पर रखने के बाद भी, नी चेस्ट पर रखने के बाद भी अगर ये पोजीशन के बाद भी अगर ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं बढ़ रहा, तो फिर मैं ऐसे नीचे क्या दूंगा, मॉर्फिन। सीधा मॉर्फिन नहीं देते। आंसर ए हो गया गलत। आंसर क्या हो गया? ए हो गया गलत। मैं क्वेश्चन को एंड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। मैंने कहा तो ए तो हो गया गलत। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय मास्क, आपको अच्छे से पता है 100% ऑक्सीजन सेकंड प्रायोरिटी, द फर्स्ट प्रायोरिटी द नीचे, सेकंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन, द थर्ड वन इज द मॉर्फिन। तो ये भी मैं तभी दूंगा जब नी चेस्ट के बाद भी ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं बढ़ेगा, तभी देना है। तो डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन भी नहीं देना है। असेस द इन्फेंट वाइटल साइन एंड पल्स ऑक्सीमेट्री, वाइटल साइन लेना, वाइटल साइन लेना और पल्स पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का सेचुरेशन चेक करना, ये तब करना जब पहले आप नी चेस्ट पोजीशन दे चुके हो। तो आंसर जाएगा डी। तो जिसने पहले डी दिया है, आंसर बाद में चेंज किया है, तो मैं ऐसा क्यों लगता है कि माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती नी चेस्ट पोजीशन में? करा सकती है, कराने को प्रॉब्लम नहीं है। तो नी चेस्ट पोजीशन में रखने के बाद वाइटल ले लेना, कौन रोक रहा है? तो आंसर क्या चला गया? डी। चेंज क्या करा बे? काय भागे थे? भागे काय को? तुम डी से ये बताओ, मैंने काय भागे डी से बे? जो है बेसिक तो रहो ना, नी चेस्ट तो देते हैं टेटोलॉजी फाइलेट में, फर्स्ट प्रायोरिटी नी चेस्ट है। I always told that the first priority नीचे है, the second one is oxygen 100%, third one is morphine, fourth one is sodium bicarbonate, fifth one is sodium documentation finding। 5 प्रायोरिटी बताई थी डॉक्टर साहब। मैंने कहा था सीक्वेंस मत बदलना, चाहे इधर का उधर हो जाए। आपने कहा पहला पहला है नीचे, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड है मॉर्फिन, चौथा है फ्लूइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, और पांचवा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग। तुम इसी पे टिके रहते हैं ना कि नहीं माँ साहब मैं तो नीचे ही दूंगा, देखता है नीचे से क्या नहीं होता। तो ऐसे मत किया करो, तुम बहुत जल्दी जल्दी बदल लेते हो। मैं कुछ भी करूँ, तुम तो अपनी जगह पे रहो। मैं कुछ भी करूँ, मेरा काम है कुछ भी करना, तुम मस्त रहो अपनी जगह एकदम बढ़िया। आपने कहा कि देखना सर, मैंने कहा देख, देख नी चेस्ट पोजीशन ऐसी होती है, और बच्चा चाहे तो इस फीडिंग में ब्रेस्ट फीड कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो नी चेस्ट में फीडिंग कराई जा सकती है, तो असंभव तो नहीं लगता ना। इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल थिंग, इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल थिंग, यू कैन डू ब्रेस्ट फीड व्हेन द चाइल्ड इन द नी चेस्ट पोजीशन। तो नो प्रॉब्लम इन दैट, आंसर इज डी। नी चेस्ट ही मैं के साथ रहूंगा, और मेरी प्रायोरिटी नी चेस्ट ही रहेगी, वो ना बदलती इतना आसानी से। क्या प्री प्लीज कर रहा भाई, तेरा क्या अटक गया रे? सचिन सर मैं रहा भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए बैच ले लीजिए ना। बैच ले लीजिए, कहाँ से बैच ले लूँ मैं? और कौन सा टेस्ट सीरीज बोल तो दिया मैंने एग्जाम प्रेप का, उसके टेस्ट दे ले और पढ़ ले, बेसिक थ्योरी आती है। चले, मोहित वशिष्ठ नहीं पता बेटा क्या रहेगी प्रायोरिटी, देख ले तू तेरे हिसाब से। क्लियर बच्चे? चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जरा फटाफट क्वेश्चन को देखिए और आंसर कर ले, बस सबके निकलेंगे, पर आंसर वही रहेगा जो आंसर पे खड़ा रहेगा। एग्जाम प्रेप का बोला था मैं, टेस्ट सीरीज का, ठीक है पूछ रहा हूँ। A nurse is planning for a child being admitted with the Kawasaki disease and should have priority with the which nursing intervention? कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए? जल्दी बताओ फटाफट। आरआरबी का फॉर्म कहाँ से भरे? मुंबई से भरो, मुंबई, अक्खी मुंबई।
पोल को एंड कर रहा हूँ, आंसर आपको मैं देख पा रहा हूँ, आपके आंसर आ रहे हैं। 33% बच्चे बी कह रहे हैं, तो बाकी आंसर देख लेते हैं। सी डी भी है। नर्स इज प्लानिंग फॉर द चाइल्ड एडमिट विद द कावासाकी डिजीज, द नर्स वुड गिव प्रायोरिटी टू व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट? आंसर है कूल कंप्रेशन टू द स्किन एंड हैंड ऑफ फीट। कूल कंप्रेशन देने के बारे में बात कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग द एक्यूट फेज आपको पता है हाथ पैरों में स्वेलिंग आती है, स्किन डिस्कम्फर्ट हो जाती है, तो कूल एंड कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए। आपको लगता है स्किन को ठंडा, हाथ पैर को ठंडा करना फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है? नहीं, तो प्रायोरिटी मैम आपको लग रहा है इन सारे ऑप्शन में से सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हाथ पे ठंडे रखो, ऐसा तो नहीं है, ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। आपने कहा सर क्यों? मैंने कहा देख ज़्यादा से क्या होगा, डिस्क्लेमेशन होगा, वो भी सब एक्यूट फेज में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्किन सूज के निकलती है, ऐसे कहते हैं डिस्क्लेमेशन, तो निकल जाएगी स्किन। स्किन का इंगलियों से स्किन का जाना मेरी कब से प्रायोरिटी हो गया? हम तो खुद बैठे बैठे निकालते रहते हैं, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो नहीं हो सकता ना कि हाथ पैरों को ठंडक प्रोवाइड करो। मॉनिटर द गैलोप हार्ट रिदम एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कह रहा है कि गैलोप हार्ट रिदम आ रही है और ये कह रहा है कि यूरिन आउटपुट कम हो गया। तो बच्चे ऐसा है, आपको अच्छे से पता होता क्या होता, ये है कि कावासाकी डिजीज जो है वो वस्कुलाइटिस होता है, और वस्कुलाइटिस होता है किसका, मतलब आर्टेरियल जो वॉल होती है उनके इन्फ्लामेशन हो जाता है, और मिडिल साइज की जो आर्टरी है उसका इन्फ्लामेशन सबसे ज्यादा होगा। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो। कावासाकी डिजीज के अंदर वस्कुलाइटिस पाया जाता है, और वस्कुलाइटिस जो पाया जाता है उसका मतलब ये होता है कि इस वस्कुलाइटिस की वजह से जो दीवारें हैं, जो इन्फ्लामेशन है वो हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से एन्यूरिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कोरोनरी एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है। अगर कोरोनरी एन्यूरिज्म डेवलप होता है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होगी तो कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चे? आपने कहा सर फिर, मैंने कहा एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन क्या है कि जब हम किसी को आईवी गामा ग्लोबुलिन देते हैं ना और एस्पिरिन देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है, हाई प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कर देती है, और हाई ऑन्कोटिक प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर होने से फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाती है, और पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाती है, इससे क्या होता है, फिर बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हार्ट फेल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है और हार्ट पर वर्कलोड बढ़ेगा। इस कंडीशन की वजह से ये प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। इसके दो रीजन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लो। एक तो कॉरोनरी आर्टरी में एन्यूरिज्म होगा, जिस वजह से कॉरोनरी आर्टरी में एन्यूरिज्म की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होने की संभावना तो है ना, मैं ये नहीं कह रहा होगा, पर संभावना तो है। दूसरा, इसका मैनेजमेंट में एस्पिरिन यूज होता है और एक इम्यूनोग्लोबुलिन यूज होता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के यूज करने से जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर के ज़्यादा होने से फ्लूइड ओवरलोड होता है। समझ में आया बच्चे? इसलिए वर्कलोड बढ़ेगा, और इसलिए मेरी प्रायोरिटी क्या जाएगा, जिसकी हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो रही है और डिक्रीज इन आउटपुट है, वहां मेरी प्रायोरिटी जाएगी। सर ये क्यों नहीं है? प्रिपेयर द क्लाइंट नॉन स्टिमुलेटिंग रेस्टफुल एनवायरनमेंट। मैंने कहा देखो, पेशेंट को सही जगह पे रखना, पेशेंट को आराम से लिटाना, पेशेंट को डिस्कंफर्ट ना देना, ये प्रायोरिटी तो होती है, क्योंकि पेशेंट इरिटेबल होता है, बट क्या लग रहा है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी? किसी को तनाव कम करना, इरिटेबिलिटी को कम करना फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं हो सकती ना। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, या किसी को शांत रखना ज्यादा प्रायोरिटी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर ये नहीं होगा इसका। अवॉइड सॉफ्ट फूड एंड लिबरल अमाउंट ऑफ क्लियर फ्लूइड। आपने कहा क्यों? मैंने कहा अवॉइड कि प्रोवाइड सॉफ्ट फूड, मैंने कहा प्रोवाइड तो करना है। देखो एक्यूट फेज के अंदर क्या होता है, एक्यूट फेज के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। कहाँ स्वेलिंग आ जाती है? मैंने कहा स्वेलिंग आ जाती है लिप्स पे आ जाती है, टंग पे आ जाती है, याद है ना, स्ट्रॉबेरी टंग एंड रेड लिप्स। हाँ हाँ वो याद है, लिप्स वाले सब मामला याद है अगर अपने को। तो एक तो क्या है, स्वेलिंग लिप्स पे आ जाती है, टिप्स पे नहीं, लिप्स पे आ जाती है और टंग पे आ जाती है। इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपने इसको हार्ड फूड खाने को दे दिया, तो इसमें ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हार्ड फूड नहीं देते, देते तो सॉफ्ट ही है, पर ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। खाना पीना बाद में आता, पहले हार्ट की बात पहले देख लो। नहीं, तो हार्ट की बात पहले जाएगी। तो आपको 33% बच्चों ने से आंसर दिया, बाकी सबने गलत दिया, पर कोई बात नहीं, गलत दिया पर दिया तो सही, आंसर देना भी चाहिए था। नहीं सर, हार्ड फूड खाने को कौन देता है? हार्ड फूड कौन होते हैं? मैंने कहा हार्ड फूड होते हैं नट्स, काजू बादाम, पापड़, चिप्स, कैंडी, ये सब हार्ड फूड होते हैं। मुंह में रखो चिप्स। चिप्स से क्या होता है? मैंने कहा चिप्स चिप्स तो बेटा खड़ी लग गई ना मैड एंकल, तो खून निकाल देती है। बोला कैसे? मैंने कहा चिप्स से जल्दी जल्दी पैकेट में भग खींच रहे हो और आड़ा टेढ़ा हाथ डाला और भग मुंह में खींच दिया, आगे कहीं और ना खींच दे, तो एक का चिप्स कैसी लगी? खड़ी, और खड़ी चिप्स लगी तो खून ही खून निकलेगा। और मैंने कहा अगर अखरोट खा रहे हो इस सूजे हुए मुंह से, अखरोट पेलोगे तो बेटा ब्लीडिंग तो होगी ना। काजू बादाम अखरोट मजे ही मजे चल रहे मियाँ, ऐसे काम करते ऐसे ड्राई फ्रूट्स खींचते, गप गप करके खींचते तुम लोग, तो बेटा ब्लीडिंग तो होती ना। तो हार्ड फूड अवॉइड करना है और सॉलिड फूड को भी अवॉइड करना है, और आराम से सॉफ्ट फूड लेना। ऐसा लो में आए कि आसानी से खींच सको, बैल की तरह चावल खींच जाओ। लिप्स की बात आई गई है तो दो लाइन हो जाए, बहुत बढ़िया। खरोड़ से फूट जाएंगे। चले अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें सारे बच्चे। इरफान रईस।
हैदराबादी कहाँ से सीखी? ऐसे ही भाषा करता पोटे। हम हैदराबादी बोल लेते थोड़ा थोड़ा मियाँ, हमारी फेवरेट है ये। हल्लू चलो तो सब आता धीरे धीरे सबको। क्वेश्चन नहीं आया क्या रे? ओहो, क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन आ तो गया मियाँ, तेरे को नहीं दिख रहा होगा। कब का यहीं पड़ा क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं दिख रहा, कहाँ गया रे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? बिना क्वेश्चन के ही वोट दे दिया तुम? इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या मियाँ? हैं, बिना क्वेश्चन के वोट दे रहे हैं? कौन दे रहा? कौन अंधा बैठा रे? कौन हाथी बैठा है आंख बंद करके कमेंट बॉक्स में, बिना क्वेश्चन के आंसर मिल रहा? ऐसे नको करो मियाँ तुम लोग। मन की आंखों से क्वेश्चन देख रहे क्या तुम लोग? मन की आंखों से काम चल रहा? आओ। सर बी और डी में कंफ्यूज हूँ। कोई बात नहीं, अभी दूर कर देते हैं दोनों। अभी दूर कर देते हैं बी और डी दोनों को। मतलब बेटा ज्योति झा, कंफ्यूज मत हो। तो बी और डी में कंफ्यूज है ना, अभी ठीक कर देता हूँ मैं आता इसलिए हूँ, कंफ्यूजन दूर करने तो आता हूँ मैं। देखते हैं बी और डी में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। बेटा परेशान मत हो ज्योति, बिल्कुल मस्त रहे। चलो एंड करते हैं इस पोल को। पोल के हिसाब से आंसर जा रहा है, आंसर जा रहा है डी। और डी में कह रहे हैं बच्चे 42%। चलो अच्छी बात है। बी कह रहे हैं अच्छा 40, बहुत बढ़िया, तभी कंफ्यूजन है। अच्छा समझ गया मैं। ए का है 11 और सी का है 5। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ए 3 month, a 3 month old weight जिसका 4 kg just return to the intensive care unit surgical repair of congenital heart disease which finding by the nurse should report immediately to the health care provider। तुरंत कौन सी रिपोर्ट को बताना चाहिए? डी कह रहे हैं 42%। तो आंसर है बच्चे बी। डी कह रहे हैं बच्चे बी, इसका डी है 42%। यूरिन आउटपुट 12 ml इन पास्ट, पिछले घंटे में 12 ml है। तो ये इस बात पे रिपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा इस बात पे रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बोला क्यों? तो कैसा कहते हैं? कितने केजी का है? मैंने कहा सर वो तो केजी तो दिखा ही नहीं इसने। तो 12 है। तो मैंने कहा 12 है, 4 kg का है ना। मैंने कहा तो 3 ml पर केजी, 3 ml पर केजी के हिसाब से, पर आर के हिसाब से यूरिन निकलना है। तो मैंने कहा अच्छा ये नॉर्मल है? मैंने कहा इतना नॉर्मल है। सॉरी यूरिन, सॉरी नॉट यूरिन, इट्स ड्रेनेज, इट्स ड्रेनेज। जो चेस्ट ड्रेनेज से जो सब्सटेंस बाहर आ रहा है, वो चेस्ट ड्रेनेज सब्सटेंस आता है 3 ml पर केजी पर आर से ज़्यादा। आपने कहा ठीक है सर, तो लगभग 4 kg का। तो मैंने कहा लगभग लगभग 12 ml तो आना चाहिए, 12 ml पर केजी। तो मैंने कहा 12 ml पर केजी, 12 ml पर आर, तो 1 घंटे में 12 ml आया है। तो सही है फिर ये तो यार, जो सही है उसके लिए मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत तो नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत है, इसको तो मैं रिपोर्ट नहीं करूँ। तो ज्योति तेरा एक तो सही हो गया, कन्फ्यूजन दूर कर दिया मैंने बेटा तेरा, ये वाला तो दूर कर दिया कि डी तो उसका आंसर नहीं है। मैं बी और चेक कर देता हूँ, लगे हाथ। हार्ट रेट 180 है। मैंने कहा 160 तक तो नॉर्मली होती है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? मैंने कहा रोएगा ना वो, रो कब रहा है? सर्जरी के बाद हंसेगा भी नहीं। हाँ ये भी सच है, थोड़ी बहुत तो बढ़ सकती है, रोएगा तो हार्ट रेट बढ़ सकती है, तो इतनी तो चल जाती है, कोई 500 थोड़ी हो गई है। इसमें मुझे इमीडिएट तुम तो बुला के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा बी, ज्योति तेरा बी और डी दोनों सही हो गए, इनमें से दोनों आंसर नहीं है तेरा, दो छांटे दोनों गलत हो गए। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल अपने को एकदम तगड़ा रहना, अपने को एकदम तगड़ा रहना मियाँ। तो बोला बी और डी, मैंने कहा दोनों चलेंगे बी और डी तो। अच्छा सर और बताइए।
यूरिन का नहीं बता रहा, चेस्ट का बता रहा हूँ बेटा, प्रेरणा चेस्ट का, ये चेस्ट ड्रेनेज के बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। हार्ट रेट हो गई सर, टेम्परेचर 97। आपने कहा सर कम नहीं है, मैंने कहा हाँ हाइपोथर्मिया तो है सर, हाइपोथर्मिया को तो आप समझो, इलाज तुरंत बुला के लाओ। मैंने कहा कितना ज़्यादा हाइपोथर्मिया लग रहा है तुझे? नहीं सर कम तो है। मैंने कहा इतना तो नॉर्मली कम होता है, ब्लड लॉस थोड़ा बहुत होगा, सर्जरी हुई है, चेस्ट ड्रेनेज बॉडी से निकलेगा, इतना हाइपोथर्मिया तो चल जाता है, कोई बहुत बड़ी क्रांति तो है नहीं, कोल्ड स्ट्रेस है ये तो, इसमें मैं इमीडिएट बुला के नहीं लाऊंगा। मैंने कहा आंसर क्या? आंसर ए, क्यों? 30 ml निकला, 1 घंटे में निकलना चाहिए था 12, मैंने बताया ना फॉर्मूला कितना, 3 ml पर kg पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 ml पर kg पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे का वजन 4 kg है, 3 से गुणा कर दो 12, ये 30 हो रहा है ना, तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो हेमरेज हो रहा है, और हेमरेज हो रहा है तो बेटा हेमरेज तो इमीडिएट इंटरवेंशन मांगता है। और अगर हेमरेज इमीडिएट, अगर ड्रेनेज के साथ ज़्यादा ज़्यादा ड्रेनेज आ रहा है, 30 ml आ रहा है और आना चाहिए 12, तो बेटा रीजन क्या होगा? ब्लीडिंग हो रही होगी, तभी तो ड्रेनेज ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब केस हेमरेज का है। और हेमरेज के केस प्रायोरिटी हमेशा से होते हैं, तो आंसर क्या चला गया? ए। तो बेटा ऐसा है, 11% सही हो तुम, ज़्यादा इतराओ मत। बोलो आज के आनंद की जय। ऐसे क्वेश्चनों को करते तो एम्स क्लियर होता नहीं है। अब लोग कहते सर ऐसे क्वेश्चन तो नर्सिंग में नहीं, डॉक्टरों के आते। अरे मेरे शुतुरमुर्ग से मुंह के, ये तो लग रहा है कि ये डॉक्टर का क्वेश्चन है, कंपाउंडर का क्वेश्चन है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या काम करना चाहिए, नाम तक दे रखा है वे नर्स हमने। अब तू नर्स में नर्स ही तो पढ़ाऊंगा भैया। यूरिन तो 1 ml पर केजी पर आर होता है बेटा, मोर देन 1 ml पर केजी पर आर। डी समझ में नहीं आया? डी क्यों आएगा बेटा? ये कह रहा है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से बच्चे में ड्रेनेज होने का जो फॉर्मूला है वो 30 है, 3 ml पर केजी पर आर है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए पेपर में छप के आता है। बिल्कुल बच्चा। ये क्वेश्चन कहाँ से बनाते हो सर जी? तपस्या करनी पड़ेगी हमको आपकी तरह। ये दुनिया खोज कर रही है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से लाता है, और मैं बताऊंगा आपको डीएससी में क्वेश्चन एज इट इज आएगा, और मैं चैलेंज करूंगा, उससे पहले किसी ने बताया भी नहीं होगा, आज ही बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया था डीएससी में और मैंने करवाया है, और इससे पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं आया, सब बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अरे काहे का दिनेश बिश्नोई, कौन सा ओमेगा का क्वेश्चन है ये? अगर ये क्वेश्चन ओमेगा मिल जाए ना तेरे को ओमेगा में, ओमेगा को मार्क्स लगा देना, ओमेगा को, ओमेगा का क्वेश्चन है, ओपन चैलेंज है, ढूंढ के बता दो ओमेगा में क्वेश्चन, ओपन चैलेंज है ओमेगा में, ढूंढ के बता दे इस क्वेश्चन को, ओमेगा। चलो आगे ओमेगा वाले, अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट अगला क्वेश्चन पढ़े और आंसर करें सारे बच्चे। ओमेगा को छोड़े हुए जमाने हो गए मेरे को, मैं ओमेगा तब पढ़ाता था जब लोगों को ओमेगा का नाम भी नहीं पता था। ओमेगा मैंने करवा दी नॉर सेट 4 में, नॉर सेट 4 में ओमेगा करा दी, 5 में सेम क्वेश्चन आ गए, 6वें में आ गए, खत्म कर दी ओमेगा मैंने। ओमेगा अब ढूंढ रहे हो तुम? मैं किताबें तब लाता जब लोगों को खबर भी नहीं होती उसकी, इसके बाद ये किताबें मार्केट में आएंगी, रुक जाओ अभी। इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देन आफ्टर दैट वी स्टार्ट अवर की पॉइंट्स, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे की पॉइंट। तो तैयार हो जाइए, कमर को कस के बांध लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, इस क्वेश्चन के बाद शुरू होने वाला है दंगल और युद्ध जोर चलेगा। The nurse in a pediatric clinic is a try-aging telephone message. The nurse should call the parents of which client first? कौन सा सिंपल है, ट्राई के हिसाब से कौन से नर्स को, कौन से पेशेंट को नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी देगी? जय सावले, तू नाम भूल गया शायद। पोलिंग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, आंसर कर रहे हैं बच्चे। चलो तुम्हारे पोलिंग के हिसाब से क्या आंसर आ रहा है? पोलिंग के हिसाब से फटाफट जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, डरो मत, हिम्मत से काम लो। पोलिंग को मेंट कर रहा हूँ क्योंकि पोलिंग के हिसाब से जो आंसर आना था वो आ लिया, जिनको आंसर करना था वो कर चुके, डरपोक भाग गए, डर डर के बोला मर नहीं जाएंगे अटेम्प्ट डिप्रेशन में आके। तो बी है 41, ए है 23, सी है 20 और डी है 15। चलो देखते हैं क्या आंसर है, वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं, ए देख लेते हैं। 2-year-old चाइल्ड बाइलेटरल टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब हु हैज स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक इन द राइट आउटर ईयर, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए क्या? कि जिसको बाइलेटरल टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक आइदर साइड और राइट साइड ऑफ ईयर।
तो दे दो प्रायोरिटी। नहीं नहीं, इतना जल्दी थोड़ी देंगे किसी को प्रायोरिटी, ना ना। मैंने कहा दे तो, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है एक के साथ। मैंने कहा टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब और प्रेशर इक्विलाइज ट्यूब, आपको अच्छे से पता होगा, प्रेशर को इक्विलाइज करने के लिए ट्यूब का यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कहाँ लगाते हैं? मैंने कहा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में लगाते हैं टू फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ द मिडिल ईयर फ्लूइड। ये मिडिल ईयर के फ्लूइड को ड्रेनेज करता है, सेम लाइक जो यूस्टेचियन ट्यूब करती है। तो क्यों लगाते हैं? यूस्टेचियन ट्यूब के डिसफंक्शन के लगा देते हैं, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया होता है तो इसको लगा देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, लगी तो अच्छी बात है। वन ऑफ द चाइल्ड ट्यूब हैज मोस्ट लाइकली फॉलन आउट द ईडम, अगर ये बाहर गिर जाती है, नो इमीडिएट इंटरवेंशन, कोई अलग से इंटरवेंशन इमीडिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हेल्थ केयर वर्क को नोटिफाई कर दो, अलग से कोई इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं देना, गिर गई तो गिर गई, चूल्हे में जाने दे। आंसर है ए, तो होगा नहीं इसका, तो आंसर इज ए, सॉरी ए तो कट हो गया, ठीक है। आपने कहा और बताइए सर। मैंने कहा 4 year old child post adenotonsillectomy who is now reporting the ear pain। एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी की है और इसको ईयर पेन हो रहा है। मैंने कहा दिक्कत तो है, पेन तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा ओटेलिया हो रहा है। मैंने कहा क्यों हो रहा है? मैंने कहा बताया तो था आपको, एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी की है। ड्यू टू क्यों? मैंने कहा इरिटेशन। अब होता क्या है, जब आप टॉन्सिलेक्टोमी करते हो तो ड्यू टू इरिटेशन ऑफ 9th क्रेनियल नर्व। कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व? 9th की जो क्रेनियल नर्व है वो इरिटेट होती है। कौन सी होती है? ग्लोसोफेरेंजियल। कौन सी होती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है जो इरिटेट होती है 9वें नंबर की, जो गले में पाई जाती है, जिसकी वजह से रेफर्ड पेन पाया जाता है, जिसकी वजह से रेफर्ड पेन पाया जाता है कान के अंदर, और रेफर्ड पेन ईयर में पाया जाता है। इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है कि अगर आपने किया है किसको, एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी, तो कान में दर्द होगा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देने की अभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो एक्सपेक्टेड है। तो बेटा बी भी गया तो 40% भी गए। समझ में आ रहा है कि सभी चले गए क्या? वे हाँ जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे? आंसर जाना चाहिए, तभी तो समझ में आता है। अरे सर बता दो फिर। मैंने कहा सी कर देते हैं, डी कर देते हैं। मैंने कहा देखते हैं। 6 year old चाइल्ड स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस को कहते हैं, स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस को कहते हैं, स्ट्रेप हु नीड टू नोट रिटर्न द स्कूल आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द स्टार्टिंग एंटीबायोटिक। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी को स्ट्रेप थ्रोट हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हुआ है, तो वो से क्या करना है बेटा? याद रखना कि आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाना है। मैंने कहा करवाना है। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 24 घंटे के अंदर नहीं, 24 घंटे के बाद वो कहीं बाहर जा सकता है, उसको क्रॉस इन्फेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो 24 घंटे के बाद ये स्कूल जा सकता है अगर उसने क्या स्टार्ट कर दी है? एंटीबायोटिक। तो ये मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, स्कूल जाने दो। जाने वाले को क्यों रोक रहे हो भैया? उसकी व्यवस्था है, स्कूल में जाके मन लगता है उसका, तुम फालतू में रोक के बैठे हो नहीं जाओगे। अरे वो भाई बहुत तकलीफ में है, वो नहीं गया तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी किसी और की। उसके स्कूल जाने तो बेचारे ने 24 घंटे वेट कर लिया, 24 घंटे में तो 4 बार ब्रेकअप हो गया इसका, क्या नहीं आ रही तो मैं कहीं और जा रही, तो ऐसा व्यवस्था है। तो इन दैट कंडीशन 7 year old चाइल्ड द 5 days पोस्ट द टॉन्सिलेक्टोमी हु वांट टू रिटर्न द सुकर प्रैक्टिस, वो फुटबॉल खेलने जाना चाहता है, जुम्मे 4 दिन 5 दिन हुए हैं, इसकी क्या हुए? टॉन्सिलेक्टोमी हुए। तो मैंने कहा जाने दो ना। अरे नहीं रे, इसमें हेमरेज के चांसेस होते हैं। कब? मैंने कहा 5 दिन होता है, 14 दिन तक, 14 डेज तक इसके अंदर हेमरेज के चांसेस होते हैं। और बेटा हेमरेज होगा ना तो पता होना ही पड़ेगा, गले में आता है ब्लड, वो भागता रहेगा और अंदर खींचता रहेगा, भागता रहेगा, लंबी लंबी सांस लेगा, अंदर ब्लीडिंग हो रही है, या तो एस्पिरेट कर लेगा या ब्लड को अंदर खींचता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ब्लीडिंग हो रही है। हो ऐसा? मैंने कहा हो, तो ये मान क्या रहे हो? मतलब बच्चा जब सुकर खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, तो दौड़ भाग तो करेगा ना भाई, बैठ के तो फुटबॉल खेलेगा नहीं कुर्सी पे। अब दौड़ेगा, अंदर ब्लीडिंग हो भी रही होगी तो या तो एस्पिरेट करेगा या अंदर निकल जाएगा, मुंह से खून बाहर ही नहीं आएगा तो डाउट भी नहीं होगा, पता चला आधा किलो ब्लड को पी गया पेट में, तो दिक्कत होगी बच्चे। तो ऐसा केस मत करो, अभी कुछ दिन उसको रोको, इसके घर वालों को समझाओ कि मत भेजो भाई, काहे भेज रहे हो बेबी फुटबॉल खिलाने? आंसर इज डी। तो 15% ही ठीक हो तुम, 85% की तो लग गई। बच्चे तो इसी के साथ खत्म हुए आज के क्वेश्चन। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम की पॉइंट्स। तो आज की क्लास के की पॉइंट्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, और की पॉइंट्स के बाद हम बात करेंगे डीएसएसबी में हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी लेके बैठे होंगे। देवा कह रहा है सर पहले ऑप्शन का एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पहले 2 लाइन अर्ज की हैं, एक साथ फरमाइएगा। अभी सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, इतना तो बनता है कि 2 लाइन तो आपके लिए बोली जाए। बोलें 2 लाइन आपके लिए। एक साथ फरमाइएगा। ओके। मुफ्त ले जाओ हमें दाम से डर लगता है, मुफ्त ले जाओ हमें दाम से डर लगता है, ए गुलामी हमें नीलाम से डर लगता है। मुफ्त ले जाओ हमें दाम से डर लगता है, ए गुलामी हमें नीलाम से डर लगता है। यारो ये काम तो अच्छा है मोहब्बत लेकिन, यारो ये काम तो अच्छा है मोहब्बत लेकिन, हमें इस काम के अंजाम से डर लगता है। ठीक है बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के की पॉइंट्स। नोट सेट 8 के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें? पहले पंडित से हवन करवा ले नोट सेट 8 का, ग्रह की शुद्धि करवा तू पहले, तो सबसे पहले। उसके बाद तू जा सरकार अनुज है क्या? हाँ, उसके बाद तू जा
किसी बाबा के पास, और एक गंडा करा बढ़िया ताबीज, ताबीज करा के और बाल कटा छोटे, समझ में आ रहा है, और एक रख चुटिया, 3 काम करा ले, बाल छोटे चुटिया रख के घर की शुद्धि करा, फिर जाके तैयारी शुरू करना 9 से 8 की। 7 की तो मैं बता देता, 8 का तो ये हो पाएगा। ठीक है, चल गुड। अनुज 9 मत करना यार, मेरी आदत है ऐसे बेटा। अभी 9 से 7 पे ध्यान दे, 8 पे क्यों ध्यान दे रहा है? 8 की तब बात करेंगे, 8 आएगा, अभी 7 की बात करते हैं, ठीक है बेटा? चलो, गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं, बच्चे ने फिर भी देखो बहुत पेशेंस से जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, देखो भगवान करे 8 में जरूर जाएगा बच्चे का, ठीक है? सिलेक्शन। कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, डेथ के कौन कौन से कॉज होते हैं किस एज में? अगर मैं बात करूं पीडियाट्रिक में, तो इन्फेंट में डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है चॉकिंग। लिखते जाओ फटाफट की पॉइंट्स। इन्फेंट में डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है चॉकिंग। टॉडलर के अंदर, टॉडलर्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है पॉइजनिंग। कौन सा होता है? पॉइजनिंग। प्री स्कूल के अंदर कौन सा होता है? प्री स्कूल, प्री स्कूलर के अंदर होता है ड्राउनिंग, ड्राउनिंग। और स्कूल एज में होता है, स्कूल एज में होता है एक्सीडेंट या व्हीकल एक्सीडेंट। राइटिंग पेन से सही नहीं आ रही, तो जो रोड, जो व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं डेथ का कारण, किसके अंदर? स्कूल एज के अंदर। सो दिस इज द थिंग वी हैव टू डिस्कस इन द कॉज ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू एज। इन्फेंट में मैंने चॉकिंग बोला, टॉडलर में मैंने पॉइजनिंग बोला, प्री स्कूल में ड्राउनिंग बोला, स्कूल में मैंने एक्सीडेंट बोला। सब ने लिख लिया? ठीक है, चलो अगला। चले बेटा, लिख लिया सबने? गुड। सर जो ओबीजी में है वो स्टेज फर्स्ट जो होती है उसमें डायलेशन होता है, मैंने कहा ये लिखते जाइएगा अलग अलग की पॉइंट से, मैं ऐसे मैं एक साथ नहीं लाया, पर मैं सबको मिला के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं वो लेके आया। तो मैंने कहा बताइए, मैंने कहा लेटेंट फेज होता है, मैंने कहा लेटेंट होता है, एक तो लेटेंट फेज होता है, एक एक्टिव फेज होता है, डन, और एक ट्रांजिशनल फेज भी होता है। कौन सा होता है? ट्रांजिशनल, डन, ये भी होता है। तो तीनों फेज हो गए, डन। लेटेंट फेज में जो जो लेटेंट फेज है उसमें कितना डायलेशन होता है? 0 से 3 सेंटीमीटर, या 4 से 7 होता है, या 8 से 10 होता है, एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होता है? इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 20 से 40 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं लेटेंट फेज के अंदर, 40 से 60 के अंदर आते हैं सेकंड फेज के अंदर, एक्टिव फेज के अंदर, और 60 से 90 सेकंड तक के आ सकते हैं ट्रांजिशनल फेज के अंदर। ये ड्यूरेशन है किसका? कॉन्ट्रैक्शन का। इंटरवल पूछे कि कितने इंटरवल पे आते हैं ड्यूरेशन, तो इंटरवल पे ध्यान रखिएगा। इंटरवल अगर पूछा जाए तो लेटेंट फेज में कॉन्ट्रैक्शन 5 से 10 मिनट में आता है, हर कॉन्ट्रैक्शन आने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। एक्टिव के अंदर 3 से 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, और ट्रांजिशनल के अंदर 1 से 3 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो क्लियर? चलो और बताओ सर, याद रखिएगा अगर वो आपसे ये पूछ रहा है, याद रखना बेटा, मैं जो कह रहा हूँ, अगर पूछ रहा है कि एक्सपल्सन हो रहा है बेबी का, क्या हो रहा है? एक्सपल्सन ऑफ बेबी। अगर बेबी का एक्सपल्सन होने वाला हो तो इसका हॉलमार्क साइन क्या होगा कि एक्सपल्सन होने वाला है? इसका हॉलमार्क पूछेगा बेबी के एक्सपल्सन का, तो आप आंसर दीजिएगा क्राउनिंग। क्राउनिंग इज द हॉलमार्क ऑफ एक्सपल्सन ऑफ बेबी। इसका मतलब अब बेबी क्या होने वाला है? एक्सपल्सन होने वाला है, ठीक है सर। और बताइए, अगर हम बात करें प्लेसेंटल सेपरेशन हो रहा है, मैंने कहा प्लेसेंटल सेपरेशन होता तो है थर्ड स्टेज के अंदर, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, तो इसे प्लेसेंटल सेपरेशन कहते हैं। इसमें कल्किन साइन पाया जाता है, आपको स्टार बना लेना, मैं कह रहा हूँ ना कई सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। प्लेसेंटल सेपरेशन में कल्किन साइन होता है। कल्किन साइन का मतलब क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, जो एब्डमन होता है बेबी और प्लेसेंटा के निकलने के बाद, उसकी जो शेप है वो ग्लोबुलर हो जाती है। तो इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है? ग्लोबुलर शेप हो जाती है, और जो ग्लोबुलर शेप होगी, जो ग्लोबुलर शेप होती है ऑफ एब्डमन, ग्लोबुलर शेप ऑफ एब्डमन, वो हो जाता है इसके अंदर। तो अगर कोई यूट्रस अपनी पोजीशन चेंज करता है और प्रेगनेंसी से बाद वो बेबी और प्लेसेंटा के डिलीवरी के बाद यूट्रस की शेप है वो कैसी हो जाएगी? ग्लोबेरुलर। इस साइन को कहते हैं कल्किन साइन। क्या कहते हैं? कल्किन साइन। और क्या होगा प्लेसेंटल सेपरेशन में? एक तो कल्किन साइन देखने को मिलता है सर। और बताइए दूसरा इसके अंदर क्या मिलेगा? दूसरा है सडन गश ऑफ ब्लड। सडनली ब्लड निकल के ज्यादा बाहर आएगा, सडन गश ऑफ ब्लड, ब्लड हैवी ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ज्यादा ब्लड बाहर आएगा सडनली। तो हो गए। तीसरा बताइए सर, तीसरा क्या होगा इसके अंदर? तीसरा इसमें क्या होगा? प्लेसेंट सॉरी जो अम्बिलिकल कोड है उसकी लेंथनिंग होने लगेगी, वो बड़ा होने लगेगा, तो लेंथनिंग हो जाती है किसकी? आंसर है अम्बिलिकल कोड की। तो अम्बिलिकल कोड लंबा होने लग जाता है। मैंने कहा ठीक है। प्लेसेंटल सेपरेशन होने के दो होते हैं, सुल्ज मेथड और डंकन मेथड। पता है आपको कौन कौन से होते हैं? सुल्ज मेथड याद है ना बेटा, मैं सब पहले पढ़ा चुका हूँ, रिपीट चल रहा है सारी चीजें। तो सुल्ज मेथड होता है
और एक होता है बेटा कौन सा, डंकन मेथड। कौन सा, डंकन मेथड, डंकन मेथड कहते हैं। सुल्ज के अंदर याद रखना साइनी इन्वर्टेड अम्ब्रेला, साइनी इन्वर्टेड अम्ब्रेला सेंटर से अलग होता है ना, तो इसमें साइनी इन्वर्टेड अम्ब्रेला दिखाई देता है, इन्वर्टेड अम्ब्रेला साइन पाया जाता है किसके अंदर, सुल्ज मेथड के अंदर। और आपसे पूछा जाए डंकन में कैसा पाया जाता है, रॉ रेड अम्ब्रेला, तो जो रॉ रेड अम्ब्रेला है वो पाया जाता है डंकन मेथड के अंदर। तो याद रखना जो रॉ रेड है, रेड पोर्शन पहले बाहर आएगा वो होता है डंकन, चमकीला पोर्शन पहले बाहर आएगा वो होता है सुल्ज। तो साइनी इन्वर्टेड अम्ब्रेला किसका है, सुल्ज मेथड का, और डंकन किसका है, रॉ रेड अम्ब्रेला। ये सब किसके बारे में बात चल रही है, सब बात चल रही है प्लेसेंटल सेपरेशन के बारे में, याद रखिएगा सारी चीजें। तो मैंने जो 5 चीज बताई हैं प्लेसेंटल सेपरेशन की, एग्जाम में बहुत काम आएंगी आपको, एक से एक काम आएगी, गारंटी बता रहा हूँ। डीएससी में आया था, आया होगा मुझे पता नहीं, पर मैं तो बता रहा हूँ कल्किन साइन के बारे में, और सी बहुत चीज बता रहा हूँ आपको। लिखिए सबने कॉपी में, स्क्रीनशॉट मत लेना, और मेरी जो स्क्रीनशॉट ले रहा है ना बेटा याद रखना, सिलेक्शन 10 जन्म में नहीं होना, जो लिख रहा है ना उसी का सिलेक्शन होगा, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो, लिखने वाले का ही सिलेक्शन होगा। स्क्रीनशॉट वाले जिंदगी भर स्क्रीनशॉट ही शेयर करेंगे, उनका कभी कुछ नहीं होना। जो कॉपी में लिख रहा है ना, मेहनत वही कर रहा, बाकी सब तो बस टाइम पास कर रहे हैं। और बताओ सर, मैंने कहा देखो ऐसा है, आपने नाम सुना है कि हार्ट रेट में चेंजेस आता है, मैंने कहा फीटल हार्ट रेट में मॉनिटरिंग तो करनी पड़ती है ना, तो फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग में क्या हमको पढ़ना है, इसे कहते हैं व्हील चॉप। क्या कहते हैं, व्हील चॉप, समझ रहे हो, व्हील चॉप मैं बताता हूँ, व्हील चॉप, सॉप की जगह चॉप कर लो, व्हील चॉप याद रखना। आपने कहा व्हील चॉप क्या है सर बता दीजिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, हम बता देते हैं। व्हील चॉप में नाम से लिख दो, मैंने कहा वी ई ए एल, वी ई ए एल। व्हील का मतलब है वेरिएबल डिसलरेशन, ई का मतलब है अर्ली डिसलरेशन, ए का मतलब है एक्सेलरेशन, और एल का मतलब है लेट डिसलरेशन। ये होते हैं 4 व्हील। आपने कहा इसके बाद बता तो रहे हैं, सांस लो बे। अब बताओ, वेरिएबल डिसलरेशन कोड कंप्रेशन, CHOL कोड कंप्रेशन डन। ई का मतलब क्या बताया था बच्चे, हेड कंप्रेशन, अर्ली का होता है कॉज हेड कंप्रेशन। ए का मतलब होता है एसेलरेशन, एसेलरेशन होता है ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मली होता है ये एसेलरेशन। और एल का मतलब है पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन, पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन, पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन, इसका मतलब ये हो गया चॉप, CHOP। तो व्हील चॉप आपके सामने तैयार है, ये याद रखिएगा। मीठा बोल रही है मजा आ गया, कौन बोल रहा है, आना चाहिए, पढ़ाई से ले रहा हूँ बेटा, बच्चों को मजा आए, पढ़ाने का पर्पज है मेरा, रीजन ये है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ओ फॉर ओके, एक नंबर काम है भैया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये बताओ। सीखने को भाई के पास से सीखने को मिल रहा है क्या। आपने कहा सर बात कंटेंट, मेरे मजे ही मजे हैं भाई। आपने कहा सर एक बताओ, क्या सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं डिसलेरेशन के, पूछते हैं क्या, हाँ सर डायग्राम दे देते हैं वो, आओ बताओ जरा, जरा बताइए ये क्या है, ये है तो डिसलेरेशन, इतना बता दीजिए। मेडिको को कौन कुछ बताता कंफ्यूजन रहता है, तभी तो सर को सब पूछ रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये डिसलेरेशन है, मैंने कहा हाँ हाँ सर है तो सही, बता दो कौन सा वाला, इतना बता दो बस, डिसलेरेशन कौन सा है। हम तो फटाफट आंसर, बताओ फटाफट। देखो जो इसको लेट कह रहे हैं वो लेट है जिंदगी में। एक बात बता, ये देख, ये पीक है, ये मैक्सिमम है कॉन्ट्रैक्शन का, और ये मिनिमम, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो फीटल हार्ट रेट जब कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम होता है तो ये मिनिमम, तो एक तो सही है, ये तो मैच सही है। यहाँ देखो जब ये मैक्सिमम है तब ये तब ये भी मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ बदल गया, और यहाँ यहाँ भी ऐसा होता तो फिर ये लेट नहीं होता, फिर ये अर्ली होता, पर यहाँ अलग रेस्पॉन्स है, यहाँ अलग रेस्पॉन्स है, और यहाँ ये जो मिनिमम हुआ है वहां पर यही मिनिमम है, यानी हर बार चेंज हो रहा है, और जो हर बार चेंज हो रहा है उसे वेरिएबल कहते हैं, जो बदल जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। सो इट इज द डायग्राम ऑफ वेरिएबल डिसलेरेशन। दोबारा ध्यान से सुन, इसमें और इसमें तो मैच कर रहा था कि जब इसका कॉन्ट्रैक्शन पीक पे था तो फीटल हार्ट रेट मिनिमम थी, पर हमने देखा अगली बार फीटल हार्ट रेट मिनिमम हो गई जबकि ये कॉन्ट्रैक्शन पीक पे नहीं था, तो यहाँ भी चेंज। फिर हमने देखा कि जब कॉन्ट्रैक्शन पीक पे आया तो हार्ट रेट भी पीक पे चली गई, यानी यहाँ भी चेंज, यानी एक जैसा रूप नहीं दिख रहा, एक जैसा प्रारूप नहीं दिख रहा, बार बार बदल रही है फीटल हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन के साथ। इसका मतलब ये हो गया वेरिएबल। आया कि नहीं आया रे,
आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। सब टाइप बता दो सर प्लीज, सब टाइप बता दूं। ऐसे मत कराने ले यार, तेरी बात में से टाली नहीं जाएगी। इतने प्यार से प्लीज बिक्की प्लीज करेगा तो फीलिंग आ जाएगी ना भाई, बिक्की प्लीज। चलो कोई बात नहीं, तो वेरिएबल हो गया। अब अनिल की बात मान लेते हैं, अनिल ने थोड़ा बहुत कुछ मेहनत के बाद इतना जोर वो लगाया बच्चे ने। चलो इसको पहचान लो, बताओ फटाफट, इसको पहचानो जल्दी, बताओ फटाफट। देख इस पॉइंट को देख मेरे लाल, जब कॉन्ट्रैक्शन पीक पे था तो हार्ट रेट मिनिमम थी। जब कॉन्ट्रैक्शन पीक पे था, समझ में आ रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन पीक पे है तो भी ये मिनिमम है। जब कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चे कि जब जब ये कॉन्ट्रैक्शन पीक पे होता है तब तब ये क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ये है अर्ली डिसेलरेशन। कौन सा है, अर्ली डिसेलरेशन। आपने कहा सर एक लेट के और पता चल जाता, लेट का तो आइडिया मिल जाता। इधर देख, जब ये कॉन्ट्रैक्शन पीक पे था तो ये इसको आने में समय लगा, ये यहाँ पे आके लेट हुआ है, यहाँ पे आके ये मिनिमम हुआ है, और ये यहाँ पे मैक्सिमम हो चुका था, इतनी लेट जाके ये मिनिमम हुआ। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर इसके इतने लेट जाके ये मिनिमम यहाँ होना चाहिए था, फिर ये यहाँ हुआ, यहाँ पे होना चाहिए था, इससे पहले हुआ, यहाँ हुआ। हर बार ये लेट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हर बार लेट हो रहा है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन जब पीक पे होता है तो फीटल हार्ट रेट मिनिमम नहीं होती, उसके आगे या उसके पीछे होती है। यानी थोड़ा सा लेट चल रहा है कौन, कॉन्ट्रैक्शन के साथ। किसमें कॉन्ट्रीब्यूशन, किसमें कंट्रीब्यूशन, फीटल हार्ट रेट में थोड़ा लेट चल रहा है कि जब ये मैक्सिमम होता है तो इसकी थोड़ी देर के बाद ये मिनिमम होती है, जब ये मैक्सिमम होता है इसकी थोड़ी देर के बाद ये मिनिमम होती है। तो आपको आंसर समझ में आया, प्रोसेस थोड़ा लेट चल रहा है और इस प्रकार के डिसेलरेशन को हम लेट डिसेलरेशन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा तीनों बता दिए मैंने, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी वो बता दिया। तो आपको तीनों डिसलेशन एग्जाम में जब दोबारा करोगे तो ये गलती मत करना, और एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, आजकल ये पैटर्न क्वेश्चन बनाने लग गए। और याद रखना, कोई पेपर का जो पैटर्न है ना, ये पेपर का पैटर्न भाई की क्लास के बाहर नॉर सेट नहीं जाएगा। ये मैं वापस से कह रहा हूँ, ये मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर लो। नॉर सेट का मतलब सिर्फ भाई है, नॉर सेट का मैं बाकी पेपर की तो मैं बात कर नहीं रहा, वो तो नींद में भी हमसे निकाल लेते हैं। नॉर सेट का लेवल है ना, आपको यूट्यूब पे एक ही टीचर देता और जो आपको दिख रहा होगा, जीनोमिक संस्था ही दे सकती है आपको सारी चीज़ें, और जीनोमिक में तो पता ही है अभी हम पढ़ा ही रहे हैं आपको लगातार। आपके आशीर्वाद चाहिए फाइनल लिस्ट में कीजिए अनिल, गॉड ब्लेस यू बेटा, फाइनल में हो जाएगा तेरा, मस्त रहे। अच्छा और बताइए और क्या क्या बता रहे हैं, अब सुनो। अब कुछ ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी में यूज होते हैं, ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान किन किन ड्रग्स का क्या कैसे ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। नीलम आई विश मैंने पहले डिस्कवर किया होता आपको मैं कोई बल्ब दूंगा बेटा जो मेरा डिस्कवरी करेगी, तो ना मैं कोई खोई हुई प्रजाति हूँ नीलम, मास्टर हूँ। तू बेटा लेट, तू जब तू पहले क्या है, बच्चे भटकते रहते हैं यहाँ वाले चैनलों पे, फिर लास्ट में आते हैं मेरे पास, फिर दिक्कत है। कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए बेटा जो बता रहा हूँ। कैटेगरी फर्स्ट, ये सब कैटेगरी ए, ये सब आपको नाम से रखना, कैटेगरी ए को कैटेगरी ए कहते हैं। ये कौन से हैं, ये नो रिस्क, हमने कंट्रोल ट्रायल करके देख लिया, नो रिस्क इन कंट्रोल ट्रायल। कंट्रोल्ड ट्रायल में हमने हमने देख लिया और ह्यूमन स्टडी करके देख ली, इस ड्रग का प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं आता। ऐसे ड्रग को हम कैटेगरी ए में रखते हैं, ऐसे ड्रग को हम कैटेगरी ए में रखते हैं। याद रखना, कैटेगरी बी में कौन से ड्रग रखे जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, कैटेगरी बी में याद रखना, ह्यूमन पे तो स्टडी नहीं करी, एनिमल पे स्टडी करी थी, पर वहां कोई रिस्क दिखाई नहीं दिया। इन अदर स्टडी, ह्यूमन के अलावा दूसरी स्पीसीज पे इसकी स्टडी करी है और वहां कोई रिस्क दिखाई नहीं दिया। आपने कैसे कोई ड्रग का नाम पता है, एग्जाम्पल अमोक्सिलिन। अमोक्सिलिन कौन सी कैटेगरी की दवाई है, आंसर है दवाई है बच्चे ए, सॉरी बी। और सिफोटेक्सिन, सिफोटेक्सिन भी कौन सी की है, सिफोटेक्सिन भी कैटेगरी बी की दवाई है। ये है वो जिनके कोई रिस्क नहीं है, हाँ ह्यूमन पे स्टडी नहीं करी और दूसरों पे स्टडी कर ली है। कैटेगरी बी समझ में आई बेटा। अब है कैटेगरी सी, कैटेगरी सी।
कैटेगरी सी में कौन से आते हैं? कैटेगरी सी में वो आते हैं जिनके रिस्क को रूल आउट नहीं किया, अभी तक ये नहीं कहा कि रिस्क नहीं है, ये कह देते कि अभी ज्ञात नहीं है, पर ये कोई नहीं कहता कि रिस्क होते ही नहीं है, रिस्क नॉट रूल्ड आउट, अभी तक रिस्क को पूर्ण तरह से रूल आउट नहीं किया, हो भी सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आपने कहा नाम बताओ, एग्जाम्पल कौन से ड्रग कैटेगरी सी में आ रहे हैं? रिफाम्बिसिन आते हैं। कौन सा आता है? रिफाम्बिसिन। समझ आ रहा है बच्चे? रिफाम्बिसिन आता है इसके अंदर, और क्या आता है? थियोफाइलिन आता है, थियोफाइलिन आता है इसके अंदर। ये है कैटेगरी सी, प्रेगनेंसी के दौरान बात कर रहा हूं। कैटेगरी डी, प्रेगनेंसी की कैटेगरी डी कौन सी है? जिसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? ये पॉजिटिव एविडेंस हैं, ऐसा साबित हो चुका है कि इनके रिस्क होते हैं, पॉजिटिव एविडेंस ऑफ रिस्क। अगर आपने प्रेगनेंसी में यूज किया तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपने का एग्जांपल बता दो, फेनोटॉइन। ये जो फेनोटॉइन जो आप दवाई देते हैं, किसके लिए? एंटी कन्वर्जेंट होती है फेनोटॉइन, फेनेटॉइन के हैं और टेट्रासाइक्लिन के हैं, यानी ये कंफर्म है कि इनके साइड इफेक्ट होते हैं। टेट्रासाइक्लिन इस एंटीबायोटिक के होते हैं। आपने कहा और बताओ कैटेगरी डी के अंदर हो गए, कैटेगरी ई बताइए। कैटेगरी ई, कैटेगरी ई में कैटेगरी कोई नहीं, कैटेगरी एक्स एक्स होती है, ए बी सी डी के बाद क्या आता है? एक्स। तो कैटेगरी एक्स में क्या है? ये वो ड्रग हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इन्हें प्रेगनेंसी में नहीं देते किसी भी कंडीशन के अंदर। एग्जांपल बताओ कौन सा ड्रग है ऐसा? ये जो एक्ने मेडिसिन होती है ना, बताया था मैंने, आइसोट्रेटिनोइन, ट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन, 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 आइसोट्रेटिनोइन जो है एक्ने मेडिसिन है, ये पूरी तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, इसको एक हम कैटेगरी एक्स में रखते हैं। एक है कैटेगरी एन, कैटेगरी एन में वो रखे जाते हैं जिनको अभी तक किसी और कैटेगरी में नहीं रखा गया, इसमें वो ड्रग रखे जाएंगे नॉट येट क्लासिफाइड, जिनको अभी तक किसी और कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। यह है ड्रग विच वी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन से ड्रग कौन से कैटेगरी में रखा जाता है, इन सब के बारे में। दीपाली गुप्ता, सर पैसा नहीं है लेकिन यहाँ से पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। कितनों के सिलेक्शन होगा यहाँ से बेटा, गिनती नहीं है मेरे पास, और पैसा चाहिए भी नहीं तुम्हारा, पैसे का करना क्या है, मस्त रहो तुम, बिना पैसे के पढ़ो। छोटे शौक है मेरे, काम मेरे को ईश्वर मिल जाता है, ईश्वर का दिया हुआ, दो रोटी खानी है, काम चल रहा है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, ईश्वर जो देता है वो ठीक है, इससे ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं, जितने मिल रहे हैं उतने सफिशियंट है। बस पढ़ लो और पढ़ने के बाद मस्त रहो, ठीक है बच्चे, वापस से इधर तो नहीं भटकना कहीं भी आपको। पैसा पैसा कुछ नहीं होता, सब यहीं रह जाना है, अहम वहम धन संपत्ति सब यहीं रह जाएगा, और कफन में जेब भी नहीं होती भैया, खाली आ जाना है, सब शौक यहीं पूरे कर लो। विनोद करवाल, गॉड ब्लेस यू बच्चे। ठीक है बच्चों, अब सुनो, अब मैं जो प्रॉब्लम है, जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस हैं या जो प्रॉब्लम है, उनके जो मेजर पॉइंट हैं, जो मेजर क्लिनिकल फीचर हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। कुछ कंडीशंस बताऊंगा, उनमें कौन कौन से मेजर क्लिनिकल फीचर मिलते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। तो कंडीशन या प्रॉब्लम के मेजर क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करेंगे, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड है अफेसिया। कौन सा वर्ड है? अफेसिया। अफेसिया क्या होता है? अफेसिया होता है एक तो रिसेप्टिव और एक होता है एक्सप्रेसिव, दोनों तरह के पाए जाते हैं। तो आपको पता है दो सेंटर होते हैं, एक सेंटर का नाम है वर्निक्स सेंटर। कौन सा बच्चे? वर्निक्स सेंटर। वर्निक्स सेंटर का संबंध कौन से लोब से है? टेम्पोरल से। आपको पता होगा इतना, तो एग्जाम में पूछेंगे छोटे छोटे में। आपने कहा इसका काम क्या है? रिसेप्टिव। इसका काम क्या है? स्पीच के दौरान रिसेप्टिव होना। एक होता है ब्रोका सेंटर। कौन सा बच्चे? ब्रोका। समझ आ रहा है बच्चे? ब्रोका सेंटर पाया जाता है। ब्रोका सेंटर कहाँ पाया जाता है? आंसर फ्रंटल लोब में। और इसका काम क्या होता है? फ्रंटल वाले का इसका काम होता है एक्सप्रेसिव, इसका काम है एक्सप्रेसिव। तो दोनों की प्रॉब्लम पाई जाती है, इसे अफेसिया कहते हैं। वर्निक्स में भी प्रॉब्लम है और ब्रोका में भी प्रॉब्लम है। क्या समझ में आया आपको अफेसिया का मतलब? ठीक है बच्चे, चलो और बताओ सर। एसाइटिस के बारे में बताओ। एसाइटिस आपको पता है ना, एसाइटिस क्या होता है बेटा? एसाइटिस होता है जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है। एसाइटिस के अंदर याद रखना फ्लूइड शिफ्टिंग वेव पाई जाती है। फ्लूइड शिफ्टिंग, फ्लूइड की शिफ्टिंग वाली वेव कौन सी डिजीज में पाई जाती है? आंसर है एसाइटिस के अंदर। ये जो बैक्टीरियल न्यूमोनिया होता है, ये सब आपको याद रखना है। बैक्टीरियल, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे 100%, कहीं ना कहीं आपको टकराने को मिलेंगे। ये जो बैक्टीरियल न्यूमोनिया होता है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें रस्ट कलर स्पुटम होता है। कौन सा कलर का? रस्ट कलर, जो डस्ट होती है ना, वैसे रस्ट कलर स्पुटम पाया जाता है बैक्टीरियल के अंदर, बैक्टीरियल न्यूमोनिया के अंदर।
ये जो कार्डियक टेम्पोनेंट होता है, कौन सा कार्डियक टेम्पोनेंट होता है, कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर बैक स्ट्राइड पाया जाता है, इसे कहते हैं बैक स्ट्राइड। ये जो बैक स्ट्राइड है वो कौन सा होता है, कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर बैक स्ट्राइड पाया जाता है, और इसमें 3 आते हैं, ट्राइड का मतलब 3 होते हैं, ये तो आपको सर ने बताया होगा, गौरव सर ने। एक तो इसमें होता है हाइपोटेंशन, क्या होता है बच्चे, हाइपोटेंशन। एक तो इसमें होता है मफ्ड, मैंने बताया था ना भी आपको, मफ्ड हार्ट साउंड, मफ्ट हार्ट साउंड पाई जाती है बैक ट्राइड, किससे संबंधित है, कार्डियक टेम्पोनेंट से। और एक इसके अंदर एनगॉर्ज नेक वेन, एनगॉर्ज सूजी हुई यहाँ पे, एनगॉर्ज जो नेक वेन, नेक की जो वेन होती है वो सूज जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, इसे 3 साइन कहते हैं, जिसको बैक ट्राइड कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर। डीएसएसबी का क्वेश्चन ब्रो का आ गया होगा बेटा, पता नहीं, मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको। सर सेंसर या फेसिया का क्वेश्चन आया था डीएसएसबी की इवनिंग शिफ्ट में, गॉड ब्लेस यू बेटा। सर ने एकदम बढ़िया तरीके से, गौरव सर ने शानदार बता रखा होगा आपको, मैं तो खाली की पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा और बताओ सर, ये जो कॉलेरा होता है, ये जो कॉलेरा होता है बच्चे, इसे राइस वाटर स्टूल कहते हैं, मैंने कहा होता तो है, कॉलेरा में क्या पाया जाता है, राइस वाटर स्टूल। इतना इजी आएगा, देखो आने को दुनिया में आजकल कुछ भी आ रहा है। और सर और क्या, ये नहीं पूछा ना, उसका दूसरा नाम तो पूछ सकता है क्या, वासर वुमेन्स हैंड, वॉसर, कॉलेरा का दूसरा नाम है वॉसर वुमेन्स हैंड। जो धोबी होते हैं ना, कपड़े उनके हाथ पूरे गल जाते हैं ना, मतलब हाथों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कपड़े पानी में काम कर करके, ऐसे पूरे हाथ में रिंकल्ड पाए जाते हैं। तो आपने कहा मतलब इसके जो हाथ हैं वो रिंकल्ड होते हैं, रिंकल्ड हैंड होते हैं, मतलब ऐसे जैसे कि पानी में रहने के बाद होते हैं, इसी का नाम पड़ा है वासर वुमेन्स हैंड। तो कॉलेरा को 2 नाम से जानते हैं, राइस वाटर स्टूल और वॉसर वुमेन हैंड के नाम से जानते हैं। अब इसे एसआईटी और एफएससी दोनों क्वेश्चन पोस्ट बेसिक नर्सिंग में आए होंगे बेटा। अंकुश शर्मा सर, ये तो आज मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, आते रहते हैं क्वेश्चन, मुझे मैं पेपर दे के नहीं आया, मुझे पता भी नहीं है, मैं तो वो करवा रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। महेश गरा से लव फ्रॉम जम्मू एम्स, गॉड ब्लेस यू बेटा, जम्मू एम्स से। वॉसरमैन हैंड कहते हैं या वॉसर वुमेन्स हैंड कहते हैं, कुछ भी कह, एक ही बात है, ठीक है बच्चे। चलो और बताओ सर, और क्या क्या है, और हाँ सुनो, साइटोमेगेलो वायरस होता है ना, साइटोमेगेलो वायरस, मैंने कहा बताओ, साइटोमेगेलो वायरस के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, कहा ये डीएनए वायरस है। अच्छा हाँ याद रखना, कैसा है डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड डीएनए वायरस, ओहो कौन से खानदान का चला गया, हर्पीस के खानदान का चला गया, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा। अच्छा मैंने कहा हर्पीस के खानदान का चला गया, डबल ह्यूमन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें आउल आइज, ये है मैंने बताने वाली, जो आउल्स आइज अपीयरेंस होती है, आउल्स आई अपीयरेंस ऑफ सेल, इस वायरस से इन्फेक्टेड सेल के आसपास की जो सेल होती हैं उसमें उल्लू की आंख जैसी अपीयरेंस आती है, जैसे कहते हैं बाउल्स आई अपीयरेंस, बाउल्स आई अपीयरेंस ऑफ सेल्स, जो उसके आसपास की सेल्स होती हैं उसमें ऑल्स आई अपीयरेंस आता है, क्योंकि उस आउल से मतलब सेल का न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, तो सेल छोटी और न्यूक्लियस बड़ा, जैसे उल्लू की आंखें सर में बड़ी होती है ना, वैसे दिखता है, क्योंकि न्यूक्लियस हो जाता है बड़ा और सर रहता है छोटा, तो इसे कहते हैं आउल साइज, सेल का साइज छोटा और उसके न्यूक्लियस का साइज बड़ा। लिखूं क्या, समझ गए, ह्यूज न्यूक्लियस, सेल के साइज के हिसाब से न्यूक्लियस का साइज कैसा हो गया, ह्यूज, इसे कहते हैं आउल्स आई अपीयरेंस ऑफ सेल, इसे क्या कहते हैं, आउल्स आई अपीयरेंस ऑफ सेल। क्लियर बच्चे, ठीक, और बताओ सर और क्या क्या है, ठीक है बेटा। और बताओ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें एसीटोन ब्रेथ आती है, इसमें ये सर ने बता रखा है, मैं तो खाली नाम बता रहा हूँ, एसीटोन ब्रीदिंग, एसीटोन स्मेल इन ब्रीदिंग, एसीटोन स्मेल इन ब्रीदिंग, सांस लेते समय इसमें जो स्मेल है वो एसीटोन जैसी आती है, ठीक है। समझ गया बच्चे, चलो और बताओ सर और क्या क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस में आपने पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा, 2 फिनोमिना बहुत फेमस है, एक तो डाउन फिनोमिना, एक तो डाउन फिनोमिना और एक है सोमोगई फिनोमिना, सोमोगई फिनोमिना, ये 2 फिनोमिना हैं जो बहुत कॉमनली हैं डाउन डायबिटीज मेलाइटिस, सर ने बताया होगा आपको शायद, ये लव फ्रॉम कर्नाटका, गॉड ब्लेस यू बच्चे। पूजा शर्मा सर, आपसे अच्छा टीचर नहीं हो सकता, किंग ऑफ नर्सिंग, गॉड ब्लेस यू बच्चे। ये जो सोमोजी और ये जो डाउन फिनोमिना है ये क्या होते हैं, देखो वैसे सर ने बता रखा होगा, मैं खाली रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो डाउन फिनोमिना होता है ये, और ये जो क्या होते हैं, ये जो अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग के समय, ये जो अर्ली मॉर्निंग होता है, ये जो अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग के समय
क्या हो जाता है? अर्ली मॉर्निंग के समय जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसमें चेंजेस आते हैं। आपने कहा क्या? अर्ली मॉर्निंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। गर्मी लगी है। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज। ब्लड ग्लूकोज क्या होता है? इंक्रीज। आपने कहा रीजन क्या है? इसके होने के दो रीजन है, एक तो ग्रोथ हार्मोन और दूसरा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डाउन फिनोमिना कहते हैं मॉर्निंग के समय। समझ आ रहा है बच्चे? ये जो सोमोगी फिनोमिना होता है, सोमोगी फिनोमिना को कहते हैं रिबाउंड। इसे कहते हैं रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया। रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? अब सोमागी इफेक्ट के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व द सर्ज ऑफ द हार्मोन। इसमें हार्मोन का सर्ज पाया जाता है। पूरे दिन पूरी रात इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल सडनली क्या रहता है? कम रहता है। समझ आ रहा है बच्चे? पूरी रात जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, पर सुबह वापस से क्या होता है? रिबाउंड हो जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। इसका कोई रीजन पूछे तो इसका रीजन होता है हार्मोनल सर्ज। सडनली हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाना। इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? डाउन फिनोमिना ज्यादा कॉमन होता है, सोमागी फिनोमिना लेस कॉमन होता है। समझ रहे बच्चे? ओके, और बताओ, और सुनो। डिप्थीरिया। ये जो डिप्थीरिया होता है, उस डिप्थीरिया के अंदर स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एग्जाम में कई बार पूछेगा ये। स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है डिप्थीरिया के अंदर, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। हर्लेक्विन साइन क्या होता है? हर्लेक्विन साइन क्या होता है? हर्लेक्विन साइन के अंदर यूनिलेटरल, एक तरफ बॉडी में यूनिलेटरल, हर्लेक्विन साइन में यूनिलेटरल होता है फ्लशिंग एंड स्वेटिंग। एक तरफ इसमें क्या होता है? फ्लशिंग, और उसी तरफ ज़्यादा क्या होती है? स्वेटिंग। एक तरफ बॉडी लाल हो जाती है और उधर पसीना ज़्यादा आता है, दूसरी तरफ की बॉडी नॉर्मल होती है और उधर पसीना भी कम आता है। तो एक तरफ फ्लशिंग और उसी तरफ स्वेटिंग होती है, इसे कहते हैं यूनिलेटरल फ्लशिंग एंड स्वेटिंग। इसे हर्लेक्विन साइन कहते हैं। हाफ बॉडी, वन साइड बॉडी होती है, फ्लशिंग रेड हो जाती है और उधर स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा? डाउन आया था सर, ये सही में आया होगा बेटा, मुझे पता नहीं। हाँ साहब, बेस्ट हो, गॉड ब्लेस यू बच्चे। आप लोग कह देते हो उतना ही बस बहुत है। आप लोगों के काम आ जाऊँ इतना बहुत है बेटा, किसी न किसी रूप में आ जाऊँ बस, भगवान करे सबके काम आ जाऊँ और सिलेक्शन हो जाए। तुम सबका और मेरे को मुक्ति मिले यार, ये पढ़ाने से बार बार। तुम सेलेक्ट हो जाओ तो मैं गंगा नहाऊँ यार, सच बता रहा हूँ। सारे हो जाओ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है यार। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे गंदा लगता है। मुझे लगता है कहाँ कमी रह गई मेरे अंदर और मुझे क्या देना चाहिए था। समय कम है मेरे पास सच में, नहीं तो मैं और तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, पर टाइम नहीं है मेरे पास उतना। मेन प्रॉब्लम ये है, बट कोई ना, भगवान तुम सबको लगाएगा। ठीक है? हेल्प सिंड्रोम का नाम तो सुना होगा आपने, याद है ना? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेल्प सिंड्रोम से। आपने कहा क्या क्या होता है? एक तो होता है हीमोलाइसिस। तीन होते हैं आपने कहा, एक तो होता है हीमोलाइसिस मैंने कहा, दूसरा होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम। ये भी सब याद रखने, वैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, पर रिवीजन में तुम्हें थोड़ा फायदा मिल रहा होगा इसका। और एक होता है लो प्लेटलेट। ये सब मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरी क्लास में हो चुके हैं सारी चीज़ें। ये से कहते हैं हेल्प सिंड्रोम विच इज प्रेजेंट इन द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये आया था डीएसबी में, आया होगा बेटा, मुझे पता नहीं इसका, बट आया होगा। ठीक है? चलें बेटा? चलो, और बताओ सर, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें? और बताओ। आईसीपी के बारे में बता दूंगा, रुक जाओ थोड़ा सा। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जानते हो? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, हाँ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जानते हैं। मैंने कहा क्या होता है? ट्राइसोमी हो जाती है। क्या होती है? ट्राइसोमी। मैंने कहा किसमें? इन मैन। मैन के कौन से में? सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई। कैरेक्टर क्या होगा? 47 एक्स एक्स वाई। अगर 44 प्लस कर रहे हो तो एक्स एक्स वाई। क्लीन फिल्टर जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है बच्चे? उनकी हाइट ज़्यादा होती है, उन्हें क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में। एमआर होते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं। ठीक है? चलो सर, लाइम डिजीज़ के बारे में बताया था आपने? मैंने कहा बताया था एक बार। लाइम डिजीज़ शुरुआत ही मैंने करी है यूट्यूब पे, इससे पहले तो नाम ही नहीं सुना था किसी ने। नर्सिंग वाले को क्या, नर्सिंग वाले जानते थे क्या लाइम डिजीज़ के बारे में? कुछ नहीं जानते थे, डॉक्टर पढ़ाते थे। फिर एक बार आ गया तो सब जानने लगे, अब सब लाइम लाइम करते रहते। लाइम लाइम, बुल्स आई कहते हैं, याद है ना आपको? बुल्स आई रेसेस, बुल्स आई रेसेस, आँख के चारों तरफ बुल्स आई रेसेस किसका साइन है? आंसर है लाइम डिजीज़ का है, इसे कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? चलो,
सर ये जो मलेरिया होता है इसमें फीवर कैसा आता है? मलेरिया में, मलेरिया का फीवर होता है स्टेप लेटर। मैंने एक बार मच्छर का क्वेश्चन करवाया था, पता है यूट्यूब पे, वो मच्छर क्वेश्चन डीएस में पूछा था और वो सेम इमेज दे रखी थी मच्छर की, पता कौन सा मच्छर है? कभी देखे ऐसे मच्छरों के क्वेश्चन? मैंने करवाए थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, चाहो तो शेयर कर दूंगा, मैं झूठ बोलता ही नहीं है। मैंने मच्छर का डायग्राम का क्वेश्चन कराया था और एडिट क्वेश्चन डीएसबी में आया है। स्टेप लेडर होता है मलेरिया, कभी कम बुखार कभी ज्यादा, ऊपर नीचे स्टेप लेडर, सांप सीढ़ी वाला, कभी ऊपर फीवर फिर कभी सांप फीवर नीचे, अरे है ना, इसे कहते हैं स्टेप लेडर फीवर। क्या कहते हैं? स्टेप लेडर लाइक फीवर, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, ये है स्टेप लेडर के दम, स्टेप लेडर है हम। समझ में आ रहा है क्या? तो स्टेप लेडर यानी ये फीवर कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, ऐसे चढ़ता रहता है, ऐसे चढ़ेगा फिर चढ़ेगा फिर चढ़ेगा, ऐसे फिर वापस नीचे, तो दैट स्टेप लेडर मलेरिया में पाया जाता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं क्वेश्चन में वही बोलता हूँ जो मैंने करवाए थे। इंस्टा पे मैं बहुत चीज़ें डालता रहता हूँ और इंस्टा पे डालता हूँ चीज़ें, वो आपके लिए बहुत कामफुल होती हैं। तो जिन्हें मैं यहाँ नहीं मिलता, जिनको मैं यहाँ नहीं मिलता उनको मैं यहाँ मिल जाता हूँ, पंकज डॉट सिंसिनवार डॉट 7 पे। जिन्हें मैं यहाँ नहीं मिलता इन्हें मैं यहाँ मिल जाता हूँ। तो यहाँ पर आप कभी कोई क्वेश्चन पूछें तो मूड हुआ तो आंसर दे देंगे, मूड पे डिपेंड करता है, और मैं फ्री रहा तो आंसर कर दूंगा। स्टेप लेडर फीवर, स्टेप लेडर फीवर लाइक विद चिल्स, विद चिल्स, ठंड लग के आता है। टाइफाइड में ठंड लग के नहीं आता, मलेरिया में ठंड लग के आता है। क्या लग के आता है? ठंड। ठीक है, और बताओ सर। सर ये जो परनीसियस एनीमिया होता है, मैंने कहा हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता? परनीसियस एनीमिया में कोई खास साइन है जो याद रखना है? हाँ, क्या? रेड बीफी टंग, रेड बीफी टंग, रेड बीफी टंग परनीसियस एनीमिया का साइन है। स्टेप लेडर फीवर आया था, अरे सारे क्वेश्चन आए हैं क्या? मैं तो इस बार मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पता कौन सा है, मैं जो करवा रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। अच्छा, मैंने कहा आओ बताइए, फिर मैंने कहा लीजिए और बताइए और क्या क्या साइन है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मैंने कहा पीआईएच कहते हैं। पीआईएच के साइन पता है? मैंने कहा तू बता, तुझे पता है क्या? हमारे बच्चों को सब पता है। मैंने कहा प्रोटीन यूरिया, ओ मजे कर दिए मियाँ, प्रोटीन यूरिया। मैंने कहा और बताओ? मैंने कहा बीपी ज़्यादा, और बताओ? मैंने कहा एडिमा, मजे ही मजे। मैंने कहा इन तीनों में से दो बताओ, मोस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिमा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मजे ही करो। अच्छा आपने और बताओ, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में, पल्मोनरी टीबी के अंदर फीवर आता है? मैंने कहा आता तो है पल्मोनरी टीबी में। पल्मोनरी टीबी का जो फीवर आता है वो कब आता है? आफ्टरनून के बाद आता है। हाई ग्रेड के लो ग्रेड? आंसर है लो ग्रेड, शाम को आता है बुखार, शाम को बुखार आता है, लो ग्रेड फीवर आता है। और ये कब आता है? आफ्टर आफ्टरनून, आफ्टर आफ्टरनून यानी ये आफ्टरनून के बाद आता है, आफ्टर आफ्टरनून आता है। यानी कौन सा? इसे कहते हैं आफ्टरनून फीवर। लो ग्रेड फीवर होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। अच्छा और बताइए, मजे आ रहा है कि तुमको नहीं आ रहे? तुम लोग को सीखने को मिल रहा है कि मैं ऐसे धुआं दे रहा है? ये बताओ मुझे। कुछ सीखने को मिल तो रहा है ना तुम्हें? और अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करा, अभी किसका मूड करके बैठे होगे? ये बात गलत है। तुम्हारे कितना भी पढ़ाओ तुमको बेटा मजा नहीं आ रहा रे। फटाफट क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो। आफ्टरनून फीवर कहते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो सही कह रहे हो। और बताओ और क्या क्या पढ़ना है हमको? एक होता है पर्पल ग्लव सिंड्रोम, पर्पल ग्लव सिंड्रोम, पर्पल ग्लव सिंड्रोम। आपने कहा क्या होगा? मैंने कहा इन्फ्लामेशन। क्या होगा? इन्फ्लामेशन। चल जा यार तू, पेन भी कैसे इन्फ्लामेशन। आपने कहा क्यों? रिलेटेड टू, किस वजह से? आंसर है फेनेटोइन। पर्पल ग्लव सिंड्रोम कौन सी दवाई से संबंधित है? फेनेटोइन। डन, मैं कहा डन, मजे आ गए। और बताओ, रेडमैन सिंड्रोम, रेडमैन सिंड्रोम किससे संबंधित है सर? रेडमैन सिंड्रोम संबंधित है वैंकोमाइसिन से, फास्ट इन्फ्यूजन ऑफ वैंकोमाइसिन, इसका संबंध है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन के साथ जिस किसी को फास्ट लगा दी जाती है वैंकोमाइसिन, तब होता है रेडमैन सिंड्रोम। क्लियर बच्चे? आपने कहा और बताओ। एक रेस सिंड्रोम होता है, मैंने कहा रेस सिंड्रोम तो मैंने पढ़ा है आज भी। रेस सिंड्रोम क्या होता है वो देखते हैं। रेस सिंड्रोम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक तो डिजेनरेशन होता है, डिजेनरेशन, डिजेनरेशन ऑफ लिवर। एक तो लिवर का क्या होगा? डिजेनरेशन। आपने कहा और किसका होगा? ब्रेन का। और किसका होगा? किडनी का। इनके होते हैं डिजेनरेशन। आपने कहा रीजन, रीजन है एस्प्रिन, एस्प्रिन। रीजन है वेरिसेला, वेरिसेला। रीजन है इन्फ्लुएंजा। ये हैं कुछ कॉज रे सिंड्रोम के। क्लियर बच्चे?
आपने कहा और बताओ सर, अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ। एक सिंड्रोम मैंने पहले बताया था, बताया था सारी चीज़, सजो ग्रीन सिंड्रोम, सजो ग्रीन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम मेरी पुरानी क्लास में जाके देखो, मिल जाएगा। और मेरे अलावा यूट्यूब पे मेरे से पहले किसी ने पढ़ाया है, मेरी गारंटी है, चैलेंज के साथ। और ये क्वेश्चन DSSB में आया था कल, आया था 13 तारीख को। ये सिंड्रोम, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो, और मैंने पढ़ाया है। मैं आप चाहो तो स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, क्वेश्चन मैंने करवाया है, स्क्रीनशॉट भी है, देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ सर। वैसे तुम्हें पता है भाई झूठ बोलता ही नहीं, भाई उसी बात पे जिद करता है जिसमें भाई को श्योर पता होता है कि हाँ यही चीज़ भाई ने बोली थी और वही हुआ है। एक बार मैं देख लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, शायद आपको दिख जाए, मैं इसको रोटेट करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो, पर ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था DSSB के क्वेश्चन में। यूट्यूब पे मैंने बताया था आपको चीज़ें इसके बारे में। जी हाँ, गौरव सर की बात अलग है, मैं गौरव सर का तो नहीं कह सकता, वो तो भाई कुछ भी बता सकते हैं। बट यूजुअली क्या होता है, ये जो सिंड्रोम है, इसका मैंने क्वेश्चन करवा के गया था आपको। ठीक है बच्चे। तो ये जो क्वेश्चन है, आपने कहा क्वेश्चन क्या आया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था। आपने कहा सर क्या होता है, इसके अंदर ड्राई आइज पाई जाती है, इसके अंदर ड्राई आइज पाई जाती है। आपने कहा ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, और ड्राई माउथ पाया जाता है, ड्राई आइज और ड्राई माउथ पाया जाता है। आपने कहा किस में, या तो SLE में, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस में, एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। किसके अंदर बच्चे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, इन दोनों में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इनके अंदर पाया जाता है। पर्निशियस एनीमिया 13 को आया था। नहीं पढ़ा है एक्चुअली, मैं क्लास में सर ने पढ़ाया होगा, मना नहीं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया। ठीक है बच्चे, लव फ्रॉम कश्मीर, गॉड ब्लेस यू बच्चे। और बताओ सर, और क्या है। एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, स्टीवन, नाम बेटा याद ना, सब मैं जो बता रहा हूँ सब काम आएंगे। स्टीवन स्टीवन जॉनसन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है सर, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड जो स्किन है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो जाता है। सर वो तो बहुतों में होता है, रुक जाओ बता रहा हूँ। रिलेटेड टू, किस वजह से, आंसर है एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जन ड्रग देने के बाद किसी पेशेंट का म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाए, इसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। एंटी कन्वर्जन ड्रग को देने के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाए, इसे कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। क्या कहते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है बच्चे, और बताओ। अगला है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर नहीं, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम क्या होता है, इसमें कंप्रेशन होता है सुपीरियर वेना केवा का, इसमें कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और क्यों होगा, ये किस में देखने को मिलता है, दैट इज लंग कैंसर में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, लंग कैंसर में देखने को मिलता है। इसका कॉज, जो कॉमन कॉज है वो लंग कैंसर है, ये कॉज है इसका, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम का। और इसका क्लिनिकल फीचर, जो मेन क्लिनिकल फीचर है वो होता है ब्लड शॉट आइज, ब्लड शॉट आइज, जो ब्लड शूट आइज कहते हैं या ब्लड शॉट आइज कहते हैं, ये इसका मेन क्लिनिकल फीचर है। कैसा दिखता है ब्लड शॉट आइज, आंख में एक तरफ लाल कलर का, ऐसा जैसे किसी ने शूट कर दिया है तो एक तरफ पूरा लाल धब्बा बन जाता है, इसको ब्लड शूट आइज कहते हैं। और ये सुपीरियर वेना केवा का सिंड्रोम है, लंग कैंसर इसका कॉमन कॉज है। जोन्स क्राइटेरिया पता तो बता दिया मैंने। समझ आ रहा है बच्चे इतना, आगे चलो और बताओ सर। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम क्या होता है, इसमें रिट्रोग्रेड ब्लड फ्लो इन वर्टिबल आर्टरी में वापस से ब्लड आ जाता है, जिससे ब्लड को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसमें होता है रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड, इसमें वापस रिवर्स आ जाता है ब्लड, रिट्रोग्रेड ब्लड इन कौन सी आर्टरी, वर्टिब्रल, ब्लड फ्लो इन वर्टिब्रल आर्टरी, याद रखना कौन सी, वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी में ब्लड का फ्लो रिट्रोग्रेड हो जाता है पीछे की तरफ, जिससे क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाती है। कहाँ पे, इन ब्रेन, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। समझ में आ रही मेरी बात, की पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं बेटा आपको, की पॉइंट से कुछ फायदा मिल रहा है आपको, लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम में क्या होता है, सुपाइन हाइपोटेंसिव, प्रेग्नेंट महिला जब सुपाइन पोजीशन में सोती है
तो उसके इन्फीरियर वेना केवा के कंप्रेस होने की वजह से उसको हाइपोटेंशन हो जाता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको कई बार बता चुका हूँ, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में महिला को दी जाती है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन महिला को दी जाती है। हाँ या ना? एंजल ऐसा भगवान, सब भगवान और जगत के, मैंने आप जैसा टीचर कहीं नहीं देखा। आप ग्रेट पर्सनैलिटी हो, मैं बस आपकी वजह से पढ़ती हूँ, मन करता है पढ़ने का। गॉड ब्लेस यू बेटा। समझ आ रहा है? तो एक देखो, वैसे मेरा आज का मूड था एमसीक्यू कराने का, बट आई थिंक दैट इस की पॉइंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर सिलेक्शन। तो मैं की पॉइंट्स आपको हमेशा तो नहीं दूंगा, पर जब मुझे लगेगा आपको देने चाहिए तो मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है बच्चे? पर आप अगर चाहते हो की पॉइंट्स आपको मिलते रहें तो वो तो मैं आप कभी करते नहीं हो, बट याद रखना कमेंट्स अगर आप नहीं करोगे चीज क्लास के बाद तो फिर मैं सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा। उससे क्या नुकसान आप ही का है। आपको अभी तो लग रहा है नुकसान नहीं, पर मैं कह रहा हूँ 100% नुकसान आप ही को होता है। अगर मैं कोई चीज़ छोड़ता हूँ ना तो एग्जाम में वो आती है। जो पढ़ाता हूँ वो भी आता है, जो छोड़ देता हूँ ना वो भी आता है। तो नुकसान खुद का मत करवाओ, पढ़ते रहो। आपने कहा और बताओ। एक नाम सुना आपने, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, एसएलई नाम सुना होगा। सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, इसमें बटरफ्लाई रसेस पाए जाते हैं। कौन से रसेस? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई रसेस पाए जाते हैं। बटरफ्लाई रसेस पाए जाते हैं। सर कैसा होता है बटरफ्लाई रसेस? दिस वन इज बटरफ्लाई रसेस। बटरफ्लाई रसेस किसका क्लिनिकल फीचर है? एसएलई का क्लिनिकल फीचर है। किसका है? एसएलई का। ऐसा पता है किसमें हुआ था? मैं बता दूं, नॉर्सेट 4 में ऐसा हुआ था। नॉर्सेट 4 में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे एग्जाम से पहले ही, सोच के कि ठीक है इनको पढ़ना तो है नहीं। और मैं जो बात कर रहा हूँ मैं एकदम बात हमेशा लॉजिकल करता हूँ। वो बच्चे जो जानते हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने नॉर्सेट 4 में कुछ क्वेश्चन कराए थे मैराथन में, बाद में मैंने छोड़ दिए। मैंने कितना ही बहुत है, 10-12 क्वेश्चन उस क्वेश्चन में से आ गए जो मैंने छोड़े थे। मैंने छोड़े थे 40-50 क्वेश्चन, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आ गए। और वो 10 से 12 क्वेश्चन बच्चे को मिल जाते तो आज वो बच्चा जो 4 नंबर से रहा था ना वो सिलेक्शन होकर बैठा होता है इसमें। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं कुछ छोड़ देता हूँ, इसका नुकसान बच्चों को हो जाता है। पर कई बार लगता है बच्चे लायक भी सीखे हैं, कितना भी कह लो, पर करते तो कुछ है नहीं है। मीडिया मैराथन वाले, हाँ याद है। समझ आ रहा है बच्चे? और बताओ, एक नाम और सुना होगा आपने, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ये जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, इसके अंदर क्या होता है? ये होता है ड्यू टू कीमोथेरेपी। जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को कीमोथेरेपी, जिन इंसानों को कीमोथेरेपी चलती है उनमें होता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाइपर फॉस्फेटेमिया। हाइपर फॉस्फेटेमिया निम्न में से कौन सा क्लिनिकल फीचर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो दिक्कत हो जाएगी। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया दो हो गए। हाइपर हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर यूरेसेमिया, ये नंबर थर्ड इसका। और हाइपर कैलेमिया, हाइपर हाइपर कैलेमिया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनेगा, इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा। निम्न में से कौन सा क्लिनिकल फीचर, निम्न में से कौन सा क्लिनिकल फीचर टर्नर लाइसिस सिंड्रोम का नहीं है? निम्न में से कौन सा क्लिनिकल फीचर टर्नर लाइसिस सिंड्रोम में नहीं है? हाइपर फॉस्फेटेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर कैलेमिया। तो ये वाला हाइपर नहीं होता, ये वाला हाइपो होता है। तो आंसर यही जाएगा। अगर हाइपर वाला कहेगा तो बन गया आंसर, हो गया क्वेश्चन, बन गई आत्मा फ्री। तिवारी जी, जी का हो जाता 1.5 से रहा था। नॉट सेट चैनल जनरल में था सचिन नामा। गॉड ब्लेस यू। किस्मत के खेल है बेटा। ठीक है बच्चे? चलो, गौरव सर ने सब करा रखा बेटा। गौरव सर से कुछ बचता नहीं है। अब तक और बताओ, और सुनो। रोज स्पॉट, रोज स्पॉट, रोज स्पॉट इन एब्डमन। एब्डमन में, एब्डमन के अंदर रोज स्पॉट पाया जाता है। उस डिजीज का नाम बताओ जिसमें एब्डमन में रोज स्पॉट होता है। बताओ फटाफट। एब्डमन में रोज स्पॉट पाया जाता है, कौन सी डिजीज है जिसमें रोज सिंड्रोम पाया, रोज स्पॉट पाया जाता है? बताओ फटाफट। आंसर है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, आंसर इज टाइफाइड। होशियार तो है मेरे बच्चे, मौज कर रखिए बेटा तुम्हारे आंसर ने। आंसर इज टाइफाइड। अच्छा और बताओ, विर्कोट्राइड पाया जाता है ना? विर्कोट्राइड आपने कहा, विर्कोट्राइड भी तो है, विर्कोस्ट्राइड। तो विर्कोस्ट्राइड किस में पाया जाता है? दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर। किस में पाया जाता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर पाया जाता है विर्कोट्राइड। आपने कहा इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? हाइपर कोएगुलेबिलिटी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। और क्या होता है? वेन ट्रॉमा, वेन ट्रॉमा। और वीनस स्टेसिस, वीनस स्टेसिस। ये पाए जाते हैं तीन। इसे कहते हैं विर्कोट्राइड। डीबीटी क्या कहते हैं? इसको विर्कोट्राइड कहते हैं। समझ आया बेटा?
क्लियर? ओके, जिसको टिटनेस होता है ना, टिटनेस, उस टिटनेस वाले क्लाइंट को राइसस राइसस सार्डोनिकस होता है। राइसस राइसस सार्डोनिसस, ठीक है बच्चे, निकस होता है रिसस सार्डोनिकस। इसके अंदर क्या होगा, टिटनेस वाले क्लाइंट को होता है, इसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेज्ड आईब्रो, आईब्रो उठी हुई होती है, एंड ग्रीनिंग डिस्टोरेशन ऑफ द फेस रिजल्टिंग ऑफ द स्पास्म ऑफ फेशियल मसल में स्पास्म की वजह से आईलिड उठ जाती है। मैं दिखा देता हूँ, देखना क्यों। इस प्रकार का जो फेस है कहते हैं राइसस सार्डोनिकस, और राइसस सार्डोनिकस